हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस वंडरफुल सेशन। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा आर्ट ऑफ बिहेवियर का शानदार सेशन है ना, इसी से लाखों लोगों की मुझे कहना चाहिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ में चेंजेस नजर आए हैं, जिनके लाइफ में चेंजेस हुए हैं। और मैं दावे से कह सकती हूँ कि ऐसा कोई भी ट्रेनर नहीं है जो इस प्रकार का सेशन ले, जहाँ पे आपके फैमिली इश्यूज, जहाँ पे आपके हेल्थ के इश्यूज, जहाँ पे आपके बिजनेस के इश्यूज, ये सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन किया जाता हो। इन सारी अलग अलग जो टॉपिक्स है इसके बारे में बताया जाता हो, ऐसा कहीं भी आपको ट्रेनिंग देखने के लिए नहीं मिलेगा। मुझे कहना चाहिए कि आर्ट ऑफ बिहेवियर का ये जो सेशन है अपने आप में ही एक कमाल का सेशन है। और मैं आपसे यही कहना चाहूंगी आप सभी से कि जो आज का हमारा सेशन है ये जूम, यूट्यूब और फेसबुक तीनों में लाइव है। तो अगर आप कहीं पे इन तीनों में से किसी भी एक जगह पे अगर कनेक्ट नहीं हो पाते हैं तो दूसरी जगह पे जरूर से कनेक्ट हो जाइएगा। तो चलिए विदाउट एनी देरी की आज का शानदार और जानदार सेशन हम स्टार्ट करते हैं। मैं बुलाना चाहूंगी वन एंड only art of behavior and communication skills expert, Mr. Ramesh Patel, sir. So, sir, please. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद खुशी। और खुशी ने एक लाइन बहुत अच्छा कहा कि ये हर प्रकार के आपके जिंदगी से जुड़ा हुआ सेशन है। और मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि ये सारे अनुभव जो मुझे जीवन से मिला है, कई पुस्तकों से मिला है, कई अनुभवी लोगों से मिला है, अपने माता पिता से मिला है, इस बिजनेस के सीनियर से मिला है, साथियों इन सभी का आभारी हूं कि ये सारा चीज मुझे आप लोग के बीच लाने का मौका मिला है। इस सेशन को चालू करने से पहले हम एक प्रार्थना कर लेते हैं, ऊपर वाले को याद कर लेते हैं। आंखें बंद करें, हाथ जोड़े। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वेषां स्वास्तिक भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। त्वमेव माता च पिता तमेव, त्वमेव बन्धु च सखा तमेव, त्वमेव विद्यः द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। हरि ओम। थैंक यू साथियों, हम और आप सभी बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि आज के सुबह को देखने के लिए कई लोग अपने घर में नहीं, कई लोग हॉस्पिटल्स में होंगे, कई लोग इस दुनिया से दूसरी दुनिया में होंगे। इसके लिए उस परम पिता परमेश्वर को हृदय से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। साथियों, हमारे जीवन में हमारे रिश्ते सबसे बड़े अनमोल हैं। रिश्तों से बड़ा कोई दुनिया में चीज नहीं है, क्योंकि रिश्तों के ही कारण हम अपनी जिंदगी की इतना बेहतर तरीके से जी पा रहे हैं। हमारे जिंदगी में हर रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पूरे रिश्तों में एक रिश्ता सबसे अनमोल है, और रिश्ता है हमारी माँ का। हमारी माँ का रिश्ता दुनिया में सबसे अद्भुत है, सबसे अनोखा है, सबसे अलौकिक है। साथियों, ये सेशन मैं माँ के नाम से ही चालू करूंगा। उससे पहले साथियों आप लोग को अवगत करा दूं, 14 फरवरी को हमारे भारत देश में मातृ पितृ दिवस मनाया जाता है। अब वो दिन संडे पड़ रहा है, ये भी बहुत संयोग की बात है। और संडे को भी हमारा आर्ट ऑफ बिहेवियर लोक व्यवहार का सेशन होने वाला है। तो आप अपने जितने मुझे सुन रहे देख रहे हैं, स्पेशली माता पिता के लिए वो सेशन जरूर लेके आएंगे। तो माँ का जो स्थान है दुनिया में सबसे बड़ा स्थान है। एक बच्चा जब माँ के आंचल में आता है, जब माँ के गोद में आता है, जब माँ के सीने में आता है, तो अपने आप को दुनिया का सबसे सुरक्षित जगह महसूस करता है। माँ है तो जग है, माँ नहीं तो कुछ नहीं। देखेंगे आप छोटे बच्चों को कोई और गोद में लेता है, बच्चा 1 दिन का, 2 दिन का, 1 महीने का, 1 हफ्ते का है,
लेकिन माँ का एहसास, माँ का प्यार, माँ की गर्माहट, माँ की गोद, माँ का ममता उस बच्चे को समझ आ जाता है। इसीलिए माँ की ममता जैसे दुनिया में कोई ममता नहीं है। और दुनिया में एक ही माँ है, एक ही व्यक्ति है जो माँ जो अपने बच्चों को अपना निवाला खवा देती है, अपना निवाला दे देती है, बाकी दुनिया में और कोई नहीं है। ऐसे माँ को सत सत नमन, सत सत प्रणाम। तो मातृ पितृ दिवस हर व्यक्ति अपने परिवार के साथ जरूर मनाएंगे 14 मार्च को। साथियों, अगर माँ से आप पूछ लेते हैं माँ कैसी हो, इतना ही पूछ लेने से माँ को लगता है सब कुछ मिल गया। जब माँ हमारे पास होती है ना, उसके होने का एहसास नहीं होता। जब माँ नहीं होती तो एहसास होता है जिंदगी कितना सूनापन है, कितना सूनापन है जिंदगी। एक बार क्या होता है, एक जंगल में एक मृदंग बजाते रहता है एक संगीतकार, जोर जोर से मृदंग, और हर रोज एक बकरी का बच्चा आके वहां मद मुंह होके वो नाचने लगता है, खुश हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है वो बकरी का बच्चा। रोज आता है। एक दिन मृदंग बजाने वाला संगीतकार पूछता है, ए बकरी, ए बकरी का बच्चा, जब जब मैं मृदंग बजाता हूं तो क्यों आ जाता है? तो बकरी का बच्चा बोलता है कि मैं तुम्हारे संगीत की वजह से नहीं आता, जो मृदंग में जो खाल लगा है ना, वो मेरी माँ का खाल है। मुझे एहसास होता है कि मेरी माँ मुझे बुला रही है, करके मैं अपनी माँ के पास आता हूं। सोचिए, कल्पना कीजिए, एक माँ दुनिया में नहीं है तो भी अपने बच्चे को, एक बकरी के बच्चे को कितना लाड और प्यार कर रही है। उसकी आवाज से एक ममता झलकती है, ये होती है माँ। एक छोटा सा लाइन कहा जाता है, किसी हिस्से के में मकान आया, किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आया, और मैं सबसे छोटा था, मैं खुशकिस्मत था कि मेरे हिस्से में माँ आया। साथियों, जिसके हिस्से में माँ है, जिसके हिस्से में माँ है, वो दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति है। जिसकी माँ आज इस दुनिया में है, वो दुनिया का सबसे किस्मत वाला इंसान है। साथियों, आपकी माँ है, आज है आपके साथ। एहसास और एहसानमंद दोनों आपको होना है। ऐसा काम करिए कि आपके माँ बाप आपके काम, आपके कर्मों से खुश हो जाए, गर्व महसूस करे। ऐसा काम करिए कि आपके अपने माँ बाप को इस जीवन में जीते जी वो तमाम खुशियां दे पाए। इसीलिए मैं बोलता हूं, आपके पास टाइम क्यों है टीवी देखने का, आपके पास टाइम क्यों है छुट्टी मनाने का, आपके पास टाइम क्यों है त्योहार मनाने का, आपके पास टाइम क्यों है दोस्ती यारी में? अगर सच मायने में कुछ करना चाहते हैं तो अपने माँ के लिए कुछ करके दिखाइए। कुछ लाइनें हैं, कल जब उठकर काम में जा रहा था तो अचानक लगा कोई रोक लेगा। कल जब उठकर काम में जा रहा था तो अचानक लगा कोई रोक लेगा मुझे, कोई कहेगा खड़ा खड़ा दूध मत पी, हजम नहीं होगा। 2 घड़ी सांस ले ले, इतनी ठंड है कोट भूल गया, इसे भी साथ ले ले। मन में सोचा माँ रसोई से बोली होगी, जिसके हाथों में सना आटा होगा। पलट कर देखा तो क्या मालूम था, वहां सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा होगा। जिसकी माँ नहीं है, उसको एहसास होता होगा कि जब भी वो कोई उत्सव आता होगा, कोई दुख का पल आता होगा, मन उदास होता होगा, तो काश मेरी माँ होती। उनके आंखों में अपने आप झरझर झरझर आंसुओं की धारा बह जाती होगी। उनके हृदय में एक अलग टाइप का टीस उड़ती होगी, काश 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 मेरी माँ होती। जो महिलाएं हैं उसको और एहसास होता होगा, अगर मेरी माँ होती तो मैं अपने मायके जाती। हमारे यहाँ त्योहार होता है, 2 ऐसे त्योहार होते हैं, एक रक्षाबंधन होता है और एक तीजा। उस पल में अपने आप को सबसे ज्यादा एक बेटी दुनिया का अकेला महसूस करती होगी। ऐसे कितने लोग हैं जिनकी आज माँ नहीं है और उनको ये एहसास होता है। अगर आप अपनी भावनाओं को चैट में लिख सके तो जरूर लिखिएगा, चाहे यूट्यूब में हो, चाहे फेसबुक में हो, चाहे जूम में हो। तो माँ की कीमत और माँ के एहसास की कीमत जिनके साथ माँ है वो जरूर समझे, क्योंकि माँ है तो जग है। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, माया जी, गीता जी,
सूर्यकांति चौहान मैम, तो काफी सारे लोग लिख रहे हैं कि उनकी आज माँ नहीं है, उनको एहसास होता होगा, उनको कमी होता होगा, और जिनके पास है आप बहुत किस्मत वाले हैं, तो उनकी कद्र करिए, उनको सुख दीजिए। माँ की ममता की एक छोटी सी कहानी। एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति महाराज के दरबार में पहुंचता है। महाराज, एक प्रश्न का मुझे उत्तर चाहिए, आपकी सभा में ऐसा कोई है तो बता दे। महाराज बोलते हैं, क्या, कौन सा प्रश्न है? मेरे दरबार में एक से एक विद्वान लोग हैं, एक से एक पारखी लोग हैं, कोई भी प्रश्न पूछो उसका जवाब जरूर दे देंगे। तो बोलता है, ठीक है महाराज। वो जाता है और 2 गायों को लाता है, और 2 गाय जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं मेरे स्लाइड में, सेम टू सेम थे, एक रत्ती भर का फर्क नहीं था। अब वो व्यक्ति बोलता है, महाराज मैं पहचान नहीं पा रहा हूं इस गाय में कौन माँ है कौन बेटी है। आपके दरबार में अगर कोई विद्वान है वो बता दे। राजा सब तरफ देखता है, बहुत सारे लोग पहचानने की कोशिश करते हैं पर पहचान नहीं पाते हैं। उसके दरबार में एक विद्वान रहता है, राजा उसकी ओर देखते हैं, वो भी नजरें झुका लेता है। महाराज घोषणा करते हैं, जो बता देगा इसमें से कौन माँ है, मैं मुंह मांगा उसको इनाम दूंगा। पर कोई नहीं रहता, किसी को समझ नहीं आता ये दोनों में से माँ कौन है बेटी कौन है। फिर महाराज बोलते हैं, तुम मेरे दरबार के सबसे होनहार और बुद्धिमान व्यक्ति हो, ये काम मैं तुम्हें सौंपता हूं। जब कोई नहीं बोलता है, अब कोई कुछ काम सौंपा गया था, इसका उत्तर लाए माला माल करूंगा, और नहीं लाए मेरी बेइज्जती, मेरी कहना चाहिए बदनामी होगी, मैं तुम्हें सजा दूंगा, जेल में डाल दूंगा। बुद्धिमान व्यक्ति करता ना क्या करता, जी महाराज करके वो चला गया, घर गया, काफी परेशान, क्योंकि जवाब नहीं तो सजा। उसकी पत्नी थी, उसके मनोभाव को समझ गई। घर में महिलाओं का हृदय बहुत ममता और हृदय करुणा से भरा होता है। जब कोई तकलीफ में होता है, कोई बीमार होता है, कोई कोई परेशान होता है, तो महिलाओं का हृदय ही समझ पाता है, बाकी दुनिया में किसी की ताकत नहीं है। तो समझ जाती है, बोलती है, क्यों जी आज काफी परेशान लग रहे हो, कोई बात है क्या? कैसे छिपा है? बोलता, हाँ एक बात है, आज एक व्यक्ति आया दरबार में, बड़ा अजीब सा प्रश्न रखा, कोई दरबार वाले जवाब नहीं दिए, महाराज मुझे दिए हैं, अगर जवाब दूंगा तो माला माल करेंगे, नहीं तो सजा देंगे। बोले, क्या सवाल है बताइए तो तनिक। अरे तू क्या बताएगी, तू क्या बताएगी, मैं नहीं बता पाया जो इतना प्रश्न हल करता था। बोले, नहीं जी मैं जरूर मदद करूंगी, जो मेरे सो सकता बताइए तो। बोलता, अरे 2 ठो गाय लाए, कलर सेम, डिजाइन सेम, आंख कान सब, नाक सब कुछ सेम, समझ ही नहीं आ रहा है। अब पूछा व्यक्ति ने, माँ कौन है बेटी कौन है बताओ। उसकी पत्नी, बस इतनी सी बात बस इतनी सी बात के लिए परेशान हो गए। बोले, अरे पागल है क्या, इतनी सी बात है जवाब देना भाई। अरे उसको तो मैं बता दूंगी। बोली, तू बता देगी कैसे? कुछ नहीं, मेरे को कल दरबार में ले जाइएगा। दरबार में ले जाया गया, दोनों गाय को लाया गया। उसकी पत्नी अपने साथ घास लाई थी, हरा हरा, उसको सामने में रख दी। सामने में रखने के बाद एक गाय खाने लगी, और एक गाय, क्योंकि थोड़ा चारा था ज्यादा नहीं, एक गाय खड़ी थी। तो फिर उसकी वाइफ ने कहा कि जो खड़ी है वो माँ है, और जो खा रही है वो उसकी बेटी है। क्योंकि माँ ही एक ऐसी है जो अपना निवाला अपने बच्चों को दे देगी। चारा कम था, वो माँ सोची मेरी बेटी भूखी है, वो खा ले, जब बचेगा, जब वो नहीं खा पाएगी तब मैं खाऊंगी। ये होता है माँ का परिभाषा, जो अपना निवाला खिला दे वो होती है माँ। एक कहानी कितने लोग को अच्छा लगा, कितने लोग को हृदय को स्पर्श किया, वो जरूर लिखेंगे इस दुनिया में। इसीलिए कहा जाता है माँ की तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। और उस दरबार में फिर उसकी पत्नी उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा इनाम देते हैं। राम कुमार जी, भवानी जी, सुषमा जी, काफी सारे लोग को ये कहानी बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा। थैंक यू साथियों। ये कहानी कुंवर प्रसाद मालाकार जी ने मुझे भेजी थी। मालाकार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी के लिए। एक बार क्या होता है,
बेटियां कितनी महान है और बेटियों को दुख देने से क्या प्रताप और क्या प्रतिफल मिलता है। एक छोटी सी और कहानी आप लोग की भी प्रस्तुत करना चाहूंगा। एक बार होता क्या है, एक बेटा, इकलौता बेटा अपने माता पिता को अपनी पत्नी के कहने पे कि बुजुर्ग हो गए, मेरे से नहीं संभलता, इन्हें काम करो, वृद्धाश्रम में छोड़ कर आओ। बहुत लड़ाई झगड़ा होता था। बेटा अपनी पत्नी की बात को माना और अपने बूढ़े माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ने चला गया। जब वृद्धाश्रम में छोड़ा तो उसके पिता ने कहा, बेटा अपने हृदय में कोई पाप मत रखना, कोई पाप मत रखना कि मैंने अपने माता पिता का सेवा नहीं किया, वृद्धाश्रम छोड़ के आया। ये तेरा पाप नहीं, ये हमारा पाप है, क्योंकि तुझे पाने के लिए हमने दोनों दो दो बच्चियों को कोख में मारा है और उसी का हमें आज सजा मिला है कि हमारा बेटा हमें वृद्धाश्रम में छोड़ के जा रहा है। हमने दो दो बेटियों को कोख में मारा है, इसीलिए आज हमारा बेटा हमारे साथ में, काश वो दोनों बेटियां हमारे साथ होती, आज हमें वृद्धाश्रम का रास्ता देखना नहीं पड़ता। तो सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिनके घर में बेटियां हैं, और जिनके घर में पहली बेटी है वो तो और सौभाग्यशाली है। तो साथियों, आज बेटा बेटी में कोई अंतर स्पष्ट ना करें। आपके पास जो है, जो पुत्र रत्न है, पुत्री है, वो आपके लिए अनमोल है। और आज की दुनिया में जो बेटियां कर रही है, कई जगह वो बेटे नहीं कर पा रहे। तो ये भी कहानी कितने लोग हृदय को स्पर्श किया, जरूर चैट में लिख के बताएंगे। और आपको बता दूं, जिन्होंने बेटियों की हत्या की है, कोई वृद्धाश्रम गया है तो कोई बहुत ज्यादा दुख पाया है, उस बेटे से ही दुख पाया है। श्वेता जी, विक्की जी, देवती जी, नीलेश्वर जी, गीता जी, काफी लोग लिख रहे हैं सर, बहुत 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 अच्छा लगा। तो आप सभी लोग का धन्यवाद। मेरा उद्देश्य इस आर्ट ऑफ बिहेवियर को लेके आने का क्यों है, कबीर दास जी का एक छोटा सा उनका दोहा, जिन खोजा तीन पाइया, जिन खोजा तीन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बरूपा बुढ़न डरा रहा किनारे बैठ। जो कोशिश करते हैं वे कुछ न कुछ पा ही लेते हैं, लेकिन कुछ बेचारे लोग कोशिश नहीं करते, जो डूबने के भय से जिंदगी भर किनारे रहते हैं, वो कुछ नहीं पाते। जिंदगी में आगे बढ़ना है, जिंदगी में कुछ करके दिखाना है, तो कोशिश करिए, किनारे मत बैठिए। आपके रिश्ते अच्छे नहीं है, आपके परिवार से अच्छा नहीं जम पा रहा है, कोशिश करिए, आप अपने अंदर सुधार करिए, अपने अंदर नए गुणों को आप शामिल करिए, अपनी गलतियों को स्वीकार करिए, क्रोध को कम करिए, प्रेम भाव दिखाइए। जो जो आर्ट ऑफ बिहेवियर में सिखाया जा रहा है, उन चीजों को जीवन में अपनाइए। कोशिश करिए, कोशिश करिए साथियों, कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। और मैं महसूस करता हूं, कई लोग का फोन आता है, मैसेज आता है, कई लोग चैट मेरे को करते हैं कि सर आपका सेशन वाकई में जीवन बदलने वाला है, और ये सेशन आज हिंदुस्तान में कहीं नहीं दिया जाता, और मुझे ये गर्व प्राप्त हुआ है, मुझे मेरे को देने का मौका मिला, इसके लिए मैं बहुत आप सभी लोग का आभारी हूं। आप लोग की प्रेरणा, आप लोग के प्यार, आप लोग के सत्कार, आप लोग की सद्भावना, आप लोग के प्रोत्साहन की वजह से ये सेशन मैं लेके आता हूं और पूरा जिंदगी का अनुभव आप लोग के बीच में शेयर करता हूं। कई लोग सोचते हैं, कई लोग बोलते हैं ये सेशन क्यों ले रहे हैं, क्या मिलता है इससे। इस सेशन को देने का मेरा उद्देश्य क्या है, क्या कारण है कि ये सेशन को लेके आया हूं। सबसे पहले खुशहाल परिवार, और परिवार को स्वर्ग से भी बेहतर बनाना है। एक परिवार स्वर्ग रहे मैं चाहता हूं, जहां कोई कलह ना रहे, कोई क्लेश ना रहे, कोई क्रोध ना रहे, कोई आरोप ना रहे, कोई प्रत्यारोप ना रहे, कोई लड़ाई झगड़ा ना रहे, ना कोई द्वेष रहे। ऐसा परिवार बनाना चाहता हूं मैं हिंदुस्तान में। मैं जानता हूं कि ये मेरा प्रयास छोटा है, लेकिन प्रयास तो जब समुद्र का पुल बन रहा था लंका में जाने के लिए, तो गिलहरी ने भी प्रयास किया था। जब गिलहरी लोट लोट के रेत को जब पुल में डाल के आती थी, तो वानर लोग हंसने लगे, अरे गिलहरी क्या कर रही है, तेरे तिनके भर के प्रयास से क्या होगा। गिलहरी ने कहा, जब पुल बनाने वाले की बात जब भी चलेगी, मेरा नाम जरूर आएगा, एक छोटा सा योगदान।
भगवान राम ने उसके शरीर पे हाथ फेरा, आज भी उसके शरीर में धारियां के रूप में वो भगवान श्री प्रभु राम का निशान है। तो मुझे नहीं पता कि मेरा कितना योगदान होगा, लेकिन जब भी हिंदुस्तान में नाम आएगा और इसको अपने जीते जी पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में ले जाने का मेरा टारगेट उद्देश्य है, तो मेरा भी कुछ नाम आएगा कि हाँ ऐसा एक व्यक्ति था आज से 2020 में 2021 में जो हमारे भारत में ऐसा भी एक संस्कृति और कल्चर और शिक्षा लेके आया जिसका नाम था आर्ट ऑफ बिहेवियर, लोक व्यवहार। तो मैं परिवार को स्वर्ग बनाने के लिए सेशन दे रहा हूं। मैं महसूस करता हूं, मैं पेपर पढ़ता हूं, कल ही मेरे पास एक न्यूज आया, 13 साल की बच्चे ने 10 साल के बच्चे को जान से मार डाला। ये क्या है? संस्कार की कमी है। ये क्या है? परिवार में प्रेम भावना नहीं है, परिवार में वहां हमेशा लड़ाई झगड़ा हो रहा है। एक शराबी पति ने अपनी पत्नी का गला दबा के मार दिया। क्या कहेंगी इसे? मैं इस सेशन से लोगों की जान बचाना चाहता हूं। कोई हत्या कर रहा है, कोई आत्महत्या, आपको पता है बड़े बड़े ऑफिसर, यहां तक कि आर्मी वाले, पुलिस वाले, डॉक्टर, ऐसे लोग सुसाइड कर रहे हैं। क्या हमारा समाज इतना कमजोर हो गया है कि हम अपने आप से हार जा रहे हैं? क्या हमारी मानवता इतनी खत्म हो गई है? जो प्रभु ने इतना कीमती हमें जीवन दिया है उसको हम अपने हाथों से खत्म कर रहे हैं। मैं इन हत्याओं को, आत्महत्या को बचाना चाहता हूं। लोग डिप्रेशन में सही ना खा पाते हैं, ना सो पाते हैं, ना मुस्कुरा पाते हैं, उनको डिप्रेशन से निकालना चाहता हूं। तनाव मुक्त मैं जिंदगी लोगों को देना चाहता हूं, इसलिए आर्ट ऑफ बिहेवियर सेशन लेके आया हूं। सफलता दिलाने के लिए लोग बहुत प्रयास करते हैं, कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, कोई दुकान में, कोई व्यवसाय में, कोई नौकरी में फेल हो जा रहे हैं। अरे आपको पता है कई लोग तो ऐसे हैं जो इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी, व्यवहार की कमी। तो साथियों, मैं लोगों को सफलता दिलाने के लिए इस सेशन ले रहा हूं। एक कहानी फिर से रिपीट करना चाहूंगा। एक लड़का अपने माँ बाप से बहुत परेशान था, क्योंकि माँ बाप बोलते थे बिस्तर नहीं लगाया है, वो बिस्तर को समेट के रख, अपने कपड़े सही नहीं रखा है, अपने जूते सही जगह पे रखा कर, नल क्यों चालू है, लाइट क्यों बंद नहीं है, बहुत तंग करते थे। वो लड़के का इंटरव्यू था, लड़का बड़ा हो चुका था, वो मन में बना चुका था अगर मैं इंटरव्यू में पास हो गया तो बूढ़े माँ बाप के साथ तो कभी नहीं रहूंगा। चला गया इंटरव्यू दिलाने। इंटरव्यू दिलाने गया तो बहुत सारे लोग थे, एक से पर्सनालिटी के लोग, डिग्रीधारी के लोग बैठ के वेट कर रहे थे। पता नहीं इंटरव्यू लेने वाला इंटरव्यू कम लेता था, लोगों को भेजता ज्यादा था। फाइल देखता था, एक आध दो क्वेश्चन पूछता था, कई लोग से पूछता नहीं था और भेज देता था। इसकी पारी आई, सबसे पूछता था क्या हुआ, बोला कुछ नहीं यार, नहीं लगना है, ये सब बकवास और फालतू के इंटरव्यू ले रहे। वो गया, इंटरव्यू लेने वाले ने उसका फाइल नहीं देखा, उससे सिर्फ ये पूछा कि भाई तुम ज्वाइन कल से कर सकते हो, तुम्हारी सैलरी 50,000 है। वो हक्का बक्का रह गया, अरे कुछ पूछा नहीं ना फाइल देखा, ये नौकरी कैसे दे दिया। मन में शंका था, बोला कि सर एक बात पूछनी है। बोलो। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरा फाइल नहीं देखे, न कुछ किए, मेरे माँ बाप बहुत गरीब है, ना हम पैसे वाले हैं, ना हमने कोई सिफारिश लगाई है, आप मुझे नौकरी क्यों दे रहे हो? नौकरी में इंटरव्यू लेने वाले ने बोला कि आपके माँ बाप के संस्कार की वजह से आपको नौकरी मिल रही है, आपकी वजह से नहीं। मेरे माँ बाप के संस्कार वो कैसे? हम देख रहे थे, हम सीसी कैमरा लगाए हैं जहां जहां लोग वेट कर रहे हैं। हम देख रहे थे कि आप पानी पीने गए, नल थोड़ा पानी बह रहा था, आपने नल बंद किया। हम देख रहे थे, लौट रहे थे जब गैलरी की लाइट जल रही थी, आपने लाइट बंद किया। हम देख रहे थे आप बैठे थे, एक महिला आई, आपने अपना जगह छोड़ के उसको बैठने के लिए दिया। हम देख रहे थे एक व्यक्ति बहुत चिड़चिड़ा रहा था, आप शांत बैठे थे। हम समझ गए ये तुम्हारा नहीं, तुम्हारे माता पिता का संस्कार है, और ऐसे संस्कारी लोग, और डिसिप्लिन में थे आप, आपका बैठना उठना सब अनुशासन था। ऐसे संस्कारी अनुशासन वाले को ही हमारे इस ऑफिस में जॉब देना है। डिग्री वाले को, परसेंट वाले को, पहुंच वाले को नहीं, और आप उसके लिए परफेक्ट है। वो लड़का फूट फूट कर रोता है और मनी मन बहुत पश्चाताप करता है, जाता है घर में मिठाई लेके अपने माँ बाप के पैर छू लेता है, चरण पकड़ लेता है, मुझे माफ करना माता पिता, मैंने ऐसा सोचा था नौकरी लगे आप लोग को नहीं रखूंगा साथ में, लेकिन आप लोग का वही डांट, वही लाड, वही तिरस्कार, वही चिल्लाना, वही मेरे जीवन को संवारा है। तो जब जब आपके माता पिता आपको डांटे, आपको फटकार लगाए,
कुछ काम को सुधारने के लिए बोले तो बुरा मत मानना, क्योंकि वही आपकी शिक्षा है। उसी से जिंदगी में तरक्की करोगे, डिग्री से नहीं, परसेंट से नहीं। जो आपका व्यवहार है, जो आपको संस्कार मिला है, वही आपको सफलता और एक बेहतर इंसान बनाएगा। तो मैं इस बिजनेस में जो भी हूं, मैं अपने माता पिता के संस्कार की वजह से आगे बढ़ा हूं। साथियों, मैं लोगों को सफलता दिलाने के लिए सेशन ले रहा हूं, और मैं समझता हूं कि 80 से 85% लोग असफल क्यों हो रहे हैं। नौकरी में, दुकानदारी, डायरेक्ट सेलिंग में, क्यों? क्योंकि उनको ये नहीं पता कि 85% सफलता के लिए आर्ट ऑफ बिहेवियर जरूरी है, 15% सिर्फ टेक्निक चाहिए। साथ ही साथ साथियों, सनातन धर्म को फिर से जीवित करना है, भारत देश को विश्व गुरु बनाना है, संस्कार संस्कृति का पूरा देश बनाना है। इसलिए सेशन को लेके आया हूं, क्योंकि आज कोई विश्वविद्यालय में, कोई स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता कि माँ बाप की वैल्यू क्या है, नहीं पढ़ाया जाता कि परिवार में एक साथ रह के जीने का आनंद क्या है। सनातन धर्म कोई नहीं सिखाता आज की आप माता पिता के पैर छुओ। ये प्रथा और ये चीज फिर से हिंदुस्तान में लाना है, ये मेरा उद्देश्य है। और कई लोग बोलते हैं सर आप अकेले प्रयास करोगे क्या होगा। माय डियर फ्रेंड और सारे भाई बहनों को मैं बता दूं, एक बार क्या होता था, स्टार फिश की मछलियां समुद्र की लहरों के साथ आती थी। और स्टार फिश मछली की विशेषता है, जैसी समुद्र में आती, बाहर आती है तो धूप पड़ता है तो मरने लगती है। एक व्यक्ति टहल रहा था और दूसरा व्यक्ति दूर से देख रहा था। टहलते टहलते स्टार फिश की मछलियों को उठा उठा पानी फेंकता था, उठा उठा पानी फेंकता था। दूर से एक इंसान देख रहा था, बोला ये क्या पागल जैसे काम कर रहा है। उसके मन में होता पूछूं ये क्या कर रहा है। जाके पूछता है क्यों भाई, क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो। बोला देख नहीं रहा भाई, मछलियों को, स्टारफिश मछलियों को पानी में फेंक रहा हूं। बोले ऐसा करके क्या साबित करना चाहते, मतलब इनकी जान बचा रहा हूं, बोलता है। तो दूसरा व्यक्ति बोलता है ऐसा करके हर बार लहरें आ रही है, स्टारफिश मछलियां लहरों के साथ तट पे आ रही है, कितने मछलियों की जान बचा पाओगे। तो जो मछलियां उठा के पानी में फेंक रहा था, वो एक मछली उठा के बोला मुझे नहीं मालूम भाई साहब, मैं कितने मछलियों की जान बचा पाऊंगा, लेकिन इस एक मछली की तो जान जरूर बचा सकता हूं। उसको फिर पानी फेंकता है। अर्थात मैं कितने लोग की जान बचा पाऊंगा, कितने लोग की सफलता दिला पाऊंगा, मैं तो नहीं जानता, लेकिन इस पैनल में है जो मुझे सुन रहे हैं, आप सभी लोग की जिंदगी को बेहतर कर सकता हूं। और मैं वादा करता हूं, मेरे पूरे सेशन अटेंड कर लो फरवरी तक, आपकी जिंदगी में, आपके खानदान में कोई सुसाइड नहीं करेगा, कोई मर्डर नहीं करेगा, कोई तनाव में नहीं रहेगा। इतना जबरदस्त आपके परिवार का रिलेशन और एक बॉन्डिंग हो जाएगा, इतना जबरदस्त हो जाएगा। ये बात से कितने लोग सहमत है कि सेशन से आपके अंदर बहुत आत्मविश्वास आया है और आपके परिवार में प्रेम और सद्भावना और भाईचारा और अपनापन आया है। सुरेंद्र जी लिख रहे हैं, काफी सारे लोग, रजक जी, सूर्यकांति जी, गीता जी, गीतांजलि, हेमलाल जी, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, धन्यवाद। ये उद्देश्य है इस सेशन को लाने का। ऐसा मेरा भारत देश नहीं था, जो आज है वो मेरा भारत देश नहीं है। मैं मानता हूं मेरा भारत देश कैसा था, जहां भक्ति भावना थी, जहां कबीर लोग, मीरा लोग, तुलसीदास से संत लोग थे, जहां भक्ति भावना से ओतप्रोत था, हर समय एक भगवान का नाम जपा जाता था, सुना जाता था, बोला जाता था, कहानियां कही जाती थी। आज एक परिवार में एक संगीत, एक भक्ति का संगीत, एक संगीत ऐसा जो मन में हिलोरे मार दे भगवान के प्रति, परिवार के प्रति, आज चल नहीं रहा है। टीवी और मोबाइल में दुनिया पिक्चर और अलग सलग देख रहे हैं। ऐसा मेरा देश नहीं है, ये मेरा देश है ही नहीं हो सकता। ये मेरा देश तो भक्ति भावना था, वात्सल्य, प्रेम, प्रेम था, जहां पे बच्चों को लाड़ दुलार था। आज बच्चों को मोबाइल देके, टीवी देके हम उसको बचपन से ही बिगाड़ है। 13 साल का बच्चा मर्डर कर दिया। कैसे? क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं, सावधान इंडिया देख रहे हैं। हमारा देश ऐसा नहीं था। प्रेम जहां था, भाइयों भाइयों प्रेम था। आज शादी होता है भाई अलग, करुणा था, दूसरे के दुख में हम अपना दुख देखते थे। आजकल तो एक्सीडेंट हो रहा है, लोग किसी को अस्पताल पहुंचाने से अपेक्षा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सेल्फी खींच रहे हैं, ताकि अपने दोस्तों को बता सके अमुक जगह दुर्घटना हुआ, मैं वहां था। तो क्या किया रे बच्चे, क्या कर लिया तू वहां था तो? करुणा ही नहीं है, मन में एक ममता। हमारा ऐसा भारत देश था। भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ, एक कबूतर घायल, एक पक्षी घायल हुआ, उसका इलाज किया।
ये करुणा था, आज करुणा नहीं हमारे देश में। ये भक्ति, वात्सल्य, प्रेम, करुणा मैं भारत देश में फिर से लाना चाहता हूं, दया लाना चाहता हूं। किसी को तकलीफ हो तो हमारे अंदर जो भी है, रंती देव, महाराज रंती देव, हरिश्चंद्र, ऐसा देखिए दया कितना था, अपना सब कुछ राजपाट सौंप दिए। ऐसा हमारा भारत देश था। आज का भारत देश मेरा भारत देश नहीं है, नहीं है मेरा भारत देश। अगर कोई तकलीफ में है, दूसरे को तकलीफ नहीं हो रहा, सद्भावना, सद्भावना मतलब सबके अंदर एक समान भावना रहे, नहीं है। सम्मान, हम अपने रिश्तों को सम्मान दे सके, नहीं, हम तो ये देखते हैं मैं जो हूं वही सब कुछ हूं, मुझे ही सम्मान मिले, किसी और को ना मिले। ये है संस्कार, माता पिता का आशीर्वाद, छोटे बड़ों को पैर छूना आज कल्चर से खत्म हो गया है। ऐसा मेरा भारत देश नहीं है। मेरा भारत देश, मेरा भारत देश कुछ और था। आदर करना, ये सभी इस माँ भारती के चरणों में फिर से मुझे अर्पित करना है। ये मेरा उद्देश्य है। इस उद्देश्य में कितने लोग मेरा साथ देंगे, चैट में लिख के बताएंगे। ये सारा चीज हमें माँ भारती के चरणों में अर्पण करना है। नीलेश जी मैं, सुरेंद्र जी बोल रहे हैं मैं दूंगा, माया जी मैं, हेमलाल साहू जी मैं, मुकेश जी, गीतांजलि जी, नीलेश्वर जी, आप सभी लोग का हृदय से धन्यवाद कि आप लोग सभी, संतोष जी, ज्योति जी, सब लोग साथ देंगे। थैंक यू बहुत बहुत। जो YouTube में, फेसबुक, वो भी अपनी भावनाओं को लिख सकते हैं। आज का बहुत ही शानदार सेशन है, लोगों का चहेता बनने के बेहतरीन सूत्र, रिश्ते को टूटने से बचाने का सबसे बेहतरीन सूत्र। जितने लोग के घर में बहू है, सास है या शादी होने वाली है, वो खास इस स्लाइड को जरा ध्यान से समझिएगा। गुस्सा ठंडा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अगर कोई व्यक्ति तमतमाया है, गुस्साया है, उसका गुस्सा को अगर ठंडा करना चाहते हैं तो एक तरीका है, शांति से अगले की बात सुनो। कोई तरीका, अगर जितना आप जवाब दोगे अगला आदमी उतने भड़केगा। जैसे आग जल रहा है, मिट्टी का तेल डालोगे, भड़केगा ना। तो मिट्टी का तेल क्या है? आपका बात करना। कोई, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बहू हो, कोई भी रहे, अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपको आपके सामने गुस्सा रहा है, कुछ मत करो, आप सुनने बात चालू करो, सिर्फ सुनना चालू करो। किसी की बातों को जब ध्यान से सुनते हैं तो आत्मा की गहराई को भेदती है। अगर कोई चिल्ला रहा, अगर सुनोगे ध्यान से ना, हाँ हाँ ठीक है, तुम सही हो, हाँ हाँ ठीक है, उसके आत्मा की गहराइयों में चला जाता है और उसका गुस्सा अपने आप ठंडा होता है, अपने आप वो धीरे धीरे। और जैसे अगर वो गुस्साया और आप बोले तुम तो ऐसा बोले थे, हाँ हाँ तुम भी तो ऐसा बोले थे एक दिन, मैंने कुछ कहा था क्या? और हाँ मैं जानती हूँ तुम हमेशा मेरे खिलाफ, मेरे लिए ऐसी बात करते हो, और चिल्लाएगी, आग भड़केगी। और जैसे सुनना चालू करोगे, उसकी आत्मा की गहराई में आपके प्रति रिस्पेक्ट जाएगा। और याद रखना, जो ज्यादा स्वयं बात करते हैं, ज्यादा स्वयं अपनी बातों को बोलते रहते हैं, चाहे डींगे मारना, चाहे प्रॉब्लम गिनाना, चाहे चिल्लाना, चाहे भड़कना, वो लोग शिक्षित नहीं है। शिक्षित मतलब डिग्री से नहीं होता, शिक्षित मतलब पढ़ाई से नहीं होता, परसेंट नहीं होता। शिक्षित होता है जीवन की शिक्षा आपने लिया ही नहीं। और जो लोग बातों को सुनते हैं, जो लोग लोगों को बात करने देते हैं सामने वाले को, बहुत ज्यादा शिक्षित होते हैं। आपको पता है मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं टीवी वाले के, और पता है ये लोग मेरे को कितना बात बोलते हैं, मैं हाँ हूँ। आधा घंटा से मैं कल ही विमला बघेल मैडम का बात सुन रहा था। आखिरी में हंस के होती, सर आप बहुत अच्छे हो सर, मेरी बात सुनिए सर, धन्यवाद, इतना टाइम दिया, और रख दी। मैं बोला अरे बाप रे, मैं, पता है वो सिर्फ अपनी बातों को रखना चाहती थी। शायद वो अपने दिल की भड़ास या दिल का कहना चाहिए एक प्रॉब्लम्स जो भी है। मैं सिर्फ हाउ अक्सर मैं जितने कॉल में रहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा सुनता हूँ, तो लोगों को एक संतुष्टि मिलती है। साथियों, बहू के बारे में एक छोटी सी लाइन है। एक बहू अगर शादी होके आती है तो क्या चाहती पता है? ज्यादा से ज्यादा अपनी भावनाओं को व्यक्त करे। वो कैसी है, वो क्या चाहती है, कैसा रहेगी, घर के पर्दे, घर की कुर्सी, घर के ये। और वहीं पे नई नई मिली दुल्हन को परिवार वाले क्या करते? टोकते, ऐसा नहीं चलेगा,
ये पूरा घर को बदल देगी, ऐसा नहीं होगा। ये सोफा जहां वैसी रहने दो। जबकि देखना, अक्सर आप देखना नए नए घर में आप जाओगे, नई नई बहू जब आती है, आप क्या है ना, डिजाइन को चेंज करने का प्रयास करते हैं। ये कुर्सी यहाँ हो जाए, ये सोफा यहाँ हो जाए, ये बिस्तर वहां हो जाए, ये फोटो वहां लग जाए, वहां चित्र लग जाए, वहां घड़ी लग जाए। और इसको अगर आप रोको पे टोकोगे ना तो बड़ा प्रॉब्लम होगा। करने दो अपने मन का, प्रोत्साहित करो आप। तो नई बहू जब आती है, भाई महेश्वर साहू जी आपकी शादी होगी, नई बहू आएगी तो उसको अपने हिसाब से करने देना और उसको अपने दिल की भावनाएं व्यक्त करने देना। और आपको याद होगा, याद रखना चाहिए, 1 साल तक नई बहू अपना व्यवहार छुपा कर रखती है। ये बहुत अच्छा लेसन है। इस साइकोलॉजी को समझ गए तो आपके बहू के साथ आपका कंट्रोवर्सी नहीं होगा। 1 साल तक आपके घर में जो बहू आती है ना, अपना एक्चुअल व्यवहार नहीं बताती। वो फिल्मों में सास बहू वाले में एक्टिंग होता है ना, सासू माँ आप बहुत अच्छे हो, पैरी पैरा, मतलब बहुत अच्छा व्यवहार, सुबह सुबह चाय बन के आ जाएगा, माँ जी चाय, बाबूजी चाय, ऐसा करके होगा 1 साल तक। लेकिन उसका व्यवहार खड़ूस टाइप का था, मान लेते हैं, जरूरी नहीं है। उसका व्यवहार कुछ और था। अपने घर में अपने माँ बाप को चाय नहीं दी है, 8 बजे सो के उठी है। अपने घर में अपने माँ बाप का पैर नहीं छुई, लेकिन आपका छू रही है। अपने घर में बर्तन सफाई नहीं करती थी, लेकिन खाना बनते क्या डायलॉग, माँ जी रात को बर्तन मांज के सोना चाहिए, भगवान लोग आते हैं, अच्छा नहीं लगता। जो जो नहीं करती है अपने घर में, वो एक्टिंग करेगी यहाँ के, मतलब अपना एक्चुअल व्यवहार को छुपा के रखती है 1 साल तक। और इसी 1 साल में अगर उसको सद्भावना दोगे, प्रेम दोगे, व्यवहार दोगे, उसकी बात को सुनोगे, तो जो उसकी पुरानी आदतें थी ना, वो आदत उसका जो एक्टिंग कर रही थी, जीवन भर तो एक्टिंग करेगी मरते दम तक। परिवार को स्वर्ग रखेगी, लेकिन वहीं पे टोका टोकी करोगे, अरे बहू ये मत कर, वो मत कर, ये है वो है, बुराई करोगे ना, फिर वो अपना असली रूप चंडालिका वाला 1 साल बाद दिखाएगी। ये अक्सर परिवार में होता है, इस बात को याद रखना। तो जैसे नई बहू आए उसको प्रोत्साहित दो। और एक सास को मित्रता पूर्वक उसको समझाना चाहिए। मित्रता पूर्वक मतलब अपनी बेटी को जैसा समझाती थी, अपनी बेटी को कभी नहीं डांटती थी, अपनी बेटी को नहीं चिल्लाती थी। बेटी कितनों गलती करे, बिना बर्तन मांजे सो जाना या बिना झाड़ू पोछा किए ही घर से बाहर जाना, तो भी कुछ, तो वैसी एक बहू को स्पेस देना है, मौका देना है, उसको भी एक प्यार और संस्कार और सद्भावना देना है। तो याद रखना, 1 साल तक आपकी नई बहू क्या करती है, एक्टिंग करती है। चैट में लिख के बताएंगे क्या करती है, एक्टिंग करती है, अभिनय करती है। वो बहुत अच्छा बहू है। क्या है, लाइन लिख लेना, बहुत अच्छा बहू है। लेकिन बहुत अच्छा बहू बनने का प्रयास करी, लेकिन बहुत अच्छा बेटी नहीं थी। ठीक है, तो कई लोग चैट में लिख रहे हैं। और पता है मजा कब आता है मेरी ट्रेनिंग लेने का, जब आप सवाल जवाब देते हैं। महेश्वर जी लिख रहे हैं, हाँ भाई आपकी शादी होने वाली है, बहुत अच्छा अभिनय करती है, तो आपकी भी मिसेस आके अभिनय करेगी ना। विजय जी भी लिख रहे हैं, उस अभिनय को उसको एक्चुअल में बदलना है आपको। बात समझ रहे हैं मेरी बात? जो भी बहू अभिनय करेगी ना, उसको जीवन भर वैसी अभिनय कराना है उसको। तू एक्टर है, एक्ट्रेस है, तू अब एक्टिंग करेगी हमारे परिवार में, लेकिन टीवी में नहीं दिखाएंगे तेरा सीरियल लेकिन पूरे समाज को, पूरे परिवार को, पूरे देश को बताएंगे हमारी बहू बहू नहीं है, हमारी तो बेटी है। जब भी कोई आएगी ना, उसको बहू ना मान के बेटी मानिएगा। और अगर आप उसको सही तरीके से नहीं अपने परिवार में रख पाए, तो 3 साल बाद परिवार को तोड़ देगी, वो परिवार को अलग कर देगी। एक सर्वे कहता है नई बहू आने के बाद 3 साल बाद परिवार टूट जाता है, अलग हो जाता है। और कारण यही है, हम उसको बहू मानते हैं, हम उसकी आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं, हम उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं और हमेशा उसको ताने देते रहते हैं। कई बार आपका मन करता होगा कुछ कहने का ना, मत कहिएगा, ज्यादा अच्छा है अपने दिल में रखिए। तो साथियों, बहू का एक कॉन्सेप्ट है जो कई सारे परिवार को बहुत अच्छा लगा होगा। तो चैट में लिख के बताएंगे कितने लोग को ये बहू वाला कॉन्सेप्ट बेहतरीन लगा, कि बहू एक्टिंग करती है 1 साल तक, और एकदम साइंटिफिक है, शास्त्रों भी है। मैंने बहुत सारे पुस्तकें पढ़े ना, घर टूटने का मेन कारण यही है, 1 साल तक अपना व्यवहार छिपाती है और 3 साल ले दे के चलाती, 3 साल बोलती भैया सास अलग, ससुर अलग, हम अलग।
तो काफी सारे लोग चैट में लिख के बता रहे हैं सर मजा आ गया करके, गीतांजलि जी, विजय जी, माया जी, और 1 to 1 मुझे भी ऐसा लिख रहे हैं वो। चलो अच्छा है। तो साथियों, छोटे छोटे तरीके हैं, छोटे छोटे जिंदगी के फलसफा है। ये जानते होंगे कौन है? कोई देख रहा है इस फोटो को तो कोई बता सकते हैं भाई ये कौन है? खैर बहुत कम लोग इसको जानते होंगे। ही इज अ वंडरफुल मैन, मेरे जीवन के एक प्रेरणा स्रोत हैं। और ही इज, अगर कोई लिखना चाहे तो मैं जानना चाहूंगा कौन, कोई अभी तक तो कोई नहीं लिखे है कि ये कौन फोटो है जो स्क्रीन शेयर। अरे वाह, एक महेश्वर साहू जी ने लिखा वंडरफुल, दैट इज द, राधा सारथी जी भी लिखी है, माया जी, अब्राहम लिंकन, वन ऑफ द फेमस लीडर ऑफ वर्ल्ड, ही इज अमेरिकन राष्ट्रपति। तो ये बहुत जबरदस्त एक पर्सनालिटी थी और इनको भी व्यवहार करना नहीं आता था। और ये भी कैसे व्यक्ति थे। अब्राहम लिंकन क्या है? अब्राहम लिंकन ने अपने पुराने दोस्त को सलाह लेने के लिए बुलाया, ठीक है, कि मुझे सलाह देना कि मैं क्या करूं। अपनी समस्या बता के मैं उसे पूछूंगा, सलाह देना। अब उसका दोस्त आया, और उसका दोस्त आया ना, तब अब्राहम लिंकन जो लोक व्यवहार कितने धनी थे, आर्ट ऑफ बिहेवियर कितने ज्यादा एक्सपर्ट थे, वो व्यक्ति अपने दोस्त को कुछ नहीं बोलने दिया, अपनी बात सुनाने लगा। समझ रहे? वो अपने दोस्त की बात सुनने के लिए उसको बुलाया था, दोस्त को, लेकिन अपने दोस्त को बोलने नहीं दिया, अपने ही बोलने दिया, अपने ही बोल रहा था, अपनी बोल रहा था। और आखिरी में 3 घंटा बाद अपने दोस्त को बोला, यार बहुत अच्छा किया, तू आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी बहुत मदद की। और वो कुछ नहीं बोला ना, कुछ सलाह दिया। तो इंसान ना क्या है, कोई तो है जो मेरी बात सुने चाहता है। इसीलिए देखना, दोस्ती किससे होती है? जो हमारी बात सुनता है, जिससे हमारे विचार मिलते हैं। तो रिश्तों को टूटने से बचाने का अचूक रहस्य क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोगों का सुनो आप। विंस्टन चर्चिल ने कहा था, यदि आप सिर्फ बोलना जानते हैं तो कभी सफल नहीं हो सकते। लोग सफल क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि लोग सिर्फ बोलना सीखे हैं, सुनना तो सीखे नहीं है। जैसे मैं कराटे में ब्लैक बेल्ट था, मुझे एक बात सिखाई जाती थी, मारना पहले नहीं सीखना है, मार खाना पहले सीखना है। तो मेरे सिहान थे, मेरे सर थे, वो मेरे को भयंकर मारते थे, पैर के जांग में, पीठ में मारते थे, पेट को कड़ा कर करके मारते थे। तो मैं बोलता था ये कितना अजीब टाइप का सर है, दिन भर मारते रहता। रोज आओगे ना, प्रैक्टिस आधा घंटा करने के बाद बोलता है कि पैर कड़ा करो, पेट कड़ा करो, और भका भक मारती थी। तो वो बोलते थे कि आपको कराटे में मारने से ज्यादा मार खाना सीखना है। उसी प्रकार अगर आप सफल होना चाहते हैं व्यवसाय में या परिवार में, तो बोलने से ज्यादा आपको सुनने वाली कला को अपने अंदर विकसित करना होगा। सुनना एक कला है जिसे अपने भीतर विकसित किया जा सकता है। अब से विकसित करें, इसे जीवन में सफलता की सीढ़ी आसान हो सकती है। ये किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने कहा है। जिस व्यक्ति में सुनने की कला या लिसनिंग स्किल है, वह दूसरों के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने में हमेशा सफल होता है। तो एक लाइन लिखिए, आपको ना लिसनिंग स्किल, सुनने की कला विकसित करना है अपने अंदर में। आप जब भी बहस का मुद्दा हो, जब भी कोई कॉन्सेप्ट रखा जाता हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा सुनो। मेरी क्या तरीका है, कई लोग को ये लगता है अरे सर इतने सारे मटेरियल, ये कहानी वहानी लाइन कहां से लाते हैं? भाई साहब, बहन, आपको बता दूं, मैं जिंदगी में बहुत कुछ सुना हूं, और मेरी आदत है, मैं जो सुनता हूं वो पेन डायरी में लिखता हूं। आजकल पेन डायरी लेके नहीं जाता, मैं मोबाइल फोन में लिख के खुशी के व्हाट्सएप में चैट करते रहता हूं। खुशी का मोबाइल कभी देखोगे तो मेरा चैट से भरा है। कहीं कुछ विचार आ रहा है, किसी की बात सुन रहा, तुरंत टाइप करके उसको भेजते जाता हूं। तो मेरा इतना अनुभव सुनने की कला से आया है। कितने ऐसे लोग हैं जो इस कला को अपने अंदर विकसित करेंगे, परिवार में सुख समृद्धि आएगा और व्यवसाय में आप सफलता हासिल करेंगे। लोगों का चहेता बनने के बेहतरीन सूत्र क्या है? रिश्तों को टूटने से कैसे बचाए? रहस्य क्या है? कानों के साथ साथ आंखों से भी सुने, दिमाग से भी सुने, और सिर हिलाए। सुनने का तरीका क्या है? कान से सुन ही रहे, आंखों से सुनते हैं, कैसे करते हैं? आंख को पल के झपकते हो, मतलब आदमी समझ रहा है कि आप सुन रहे हो। दिमाग से सुनते हो तो आप
सुन रहे हो, मतलब एकदम ध्यान दे दिए, एकदम ध्यान से, मतलब आप सुन रहे हो। अगर कोई बोल रहे इधर उधर कर रहे हो, कान खजवा रहे हो, सिर खजवा रहे हो, ऐसा ऐसा कर रहे हो, बोले मेरी बात कोई सुन ही नहीं रहा, तो झल्ला जाएगी बहू, झल्ला जाएगा सामने वाला प्रोस्पेक्ट। जब ये बता रहा था तो मैं सुन रहा था, अभी मेरा ध्यान इधर, दिमाग से सुनना मतलब एकदम ऐसे करके, बीच बीच में सिर हिलाए, अच्छा अच्छा, तो भी सुनना होता है, आंखों से होता है, दिमाग से होता है, सिर हिलाना होता है, और एक सुनना होता है जुबान से, हुंकारू भरना। कथा चल रहा है श्रीमद् भगवत गीता का, रामायण का पाठ हो रहा है, एक हुंकारू भरने वाला रहता काम देख, जय श्री राम, हाँ हाँ हाँ, ऐसा करके बीच बीच में सुनते हैं ना, तो आपको अच्छा श्रोता होना है। बड़े बड़े जो आलोचक है आपका, अगर आप धैर्य से सहानुभूति पूर्वक अगर सुन रहे हो तो नरम पड़ जाएगा। कितनों तमतमाया गुस्साया सब्बर लेके आया है, मारने पीटने आया है, वो तो शुरू में ये टेस्ट करता है ये आदमी मेरी बात को सुनना चाहता है कि नहीं। नहीं सुने तो औजार हथियार चालू। तो आप क्या करो, सुनो चुपचाप। जब भी लगे कोई आदमी भड़क गया है, कोई आदमी अपनी भावनाएं, 2 लाइन लिखना, कोई आदमी भड़क गया है या कोई आदमी भावुक है, दोनों लाइन लिखना, भावुक है कोई या भड़क गया है, तो आपको क्या करना है, बस चुपचाप भाई सुनना है बस। हाँ ठीक ठीक, हाँ भाई हाँ ठीक ठीक, बस इतना ही कर लो। बहुत सारे रिश्ते टूटने से बच जाएंगे। बहुत सारे तलाक क्यों होते हैं पति पत्नी में? क्योंकि ना पति का पत्नी सुनता है, ना पत्नी का पति। ये अक्सर होता है। इसी कारण से अगर आप ऐसा करते हैं तो आप संकट मोचन हनुमान बन जाते हैं। श्रोता से आप क्या बन जाते हैं? संकट मोचन हनुमान। सीता को खोजना है, संकट मोचन हनुमान। पुल बांधना है, संकट मोचन हनुमान। रावण ले गए थे राम लक्ष्मण को, संकट मोचन हनुमान। संजीवनी लाए, लक्ष्मण को राम बाण लग गया, मतलब बाण लग गया मेघनाथ का, तो कौन? संकट मोचन हनुमान। आप देखेंगे पूरा रामायण में बड़ी सी बड़ी समस्याओं के लिए कौन रहा है? हनुमान जी रहे हैं, संकट मोचन। तो अगर कोई बात को आप सुनते हैं तो आप हनुमान के जैसे संकट मोचन बन जाते हैं। बड़ी सी बड़ी समस्याओं को भी हंसते खेलते दूर कर देते हैं। रिश्तों को टूटने का और उसको बचाने का अचूक रहस्य क्या है? बातें सुने। जिनके घर में भी अगर माता पिता है, ज्यादा से ज्यादा उनके पास बैठो। मैं तो बोलता हूँ रोज आधा 1 घंटा बैठो, रोज नहीं तो 1 हफ्ता में 1 बार, नहीं तो महीने में 1 बार, और सिर्फ बोलो, और बाबूजी क्या हाल चाल है, कैसे हो, बढ़िया है। घर में रहता तो बोलेगा इतना दिन से नहीं दिख रहा है, क्या है? नहीं नहीं ऐसी पूछा। तो एक हंसी मजाक भी कर लो, क्या दिक्कत है? बुजुर्गों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय दो, क्योंकि उनके मन में क्या है, मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरी बेटी क्या कर रही है, बताए तो सही। अपने मनोभाव को, कि उसको क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, उसकी इच्छा क्या है खाने की, उसकी इच्छा क्या है घूमने की, वो क्या चाहता है, वो बात रखना चाहता है। जब आप नहीं रखने का मौका दोगे, उसकी बात को नहीं सुनोगे, वो क्रोधित होगा। लेकिन जब उसकी बात को सुनोगे तो उसका प्रेम बढ़ जाएगा परिवार के प्रति। तो जितने लोग के घर में बुजुर्ग है, उनके साथ आप समय बिताइए, उनकी बातों को सुनिए, और जब भी वो बोले, याद रखना बातों को काटना बिल्कुल नहीं है। हमारा जीवन क्या है? एक गूंज है। एक बार क्या होता है, एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से नाराज हो जाता है, अपनी माँ को बोलता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूं। उनका घर पहाड़ी के पास में था, वो चला गया, वहां भी जोर से चिल्ला के बोलता है मैं तुमसे नफरत करता हूं। उधर से आवाज आती है, मैं तुमसे नफरत करता हूं, नफरत करता हूं, नफरत करता हूं। बच्चा डर जाता है, अरे कौन आ गया, कैसे है जो वो वहां से भी मेरे को बोल रहे। वो भाग के अपनी माँ के पास आता है, बोलता माँ माँ, वो घाटी में, वो पहाड़ में जोर जोर से एक और बच्चा है जो चिल्ला रहा है, वो मेरे से नफरत करता है करके। तो उसकी माँ उसको ले जाती है, उसकी माँ बोलती है कि उसकी माँ बोलती है कि पता कर, उसकी माँ बोलती है पता कर कि क्या है, कैसे है, चलो मैं बताती हूँ। तो उसकी माँ उसको फिर से ले जाती है उसी पहाड़ के पास, और पहाड़ के पास ले जाके फिर से बोलती है कि बेटा एक काम कर, एक काम कर, अब बोल कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। खुशी जरा आ जाना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अब देखना क्या रिस्पॉन्स आता है।
तो वो बच्चा जाता है और जाके, एक मिनट, हेलो, हाँ ठीक, खुशी इधर आ जाना। तो वो बच्चा जाके चिल्ला के बोलता है कि माँ, मतलब वो बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूं, प्यार करता हूं। तो वहां फिर से आवाज आती है, मैं तुमसे प्यार करता हूं। इसका कहानी का मतलब यह है, जब वो चिल्लाता है मैं नफरत करता हूं, नफरत वाली आवाज आती है, उसको खड़ी कर देना बोल रहे हैं, अगर हो जाए देख ले फेसबुक को, हाँ खड़ी ऐसा लगा देना बोल रहे हैं, चेक कर ले। तो ये है साथियों, हम जैसा कहते हैं वैसे हमारे जीवन में होता है। इस घटना से बच्चे को एक सीख मिली, हमारा जीवन एक गूंज की तरह है, हमें वही मिलता है जो हम देते हैं। हम जो देंगे वही मिलेगा। तो हमें क्या देना है? हमें सुनने की आदत डालना है। ये स्लाइड मुझे बहुत पसंद है, और ये स्लाइड खासकर उन लोग के लिए है जो स्टूपिड कॉमन मैन के श्रेणी में आते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि स्टूपिड कॉमन मैन कौन है? जो बात बात पे गुस्सा आ जाते हैं, बात बात पे चिड़चिड़ा जाते हैं, वो स्टूपिड कॉमन मैन है। अच्छा बताओ, कितने ऐसे लोग हैं, चैट में लिखे बताइए, इसके मोहल्ले में जोर जोर से लोगों को चिल्ला चिल्ला के गली में निकल के घर के बाहर निकलते देखे हैं लड़ते हुए? कैसे ऐसे पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है, पूरा गांव, पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है। करो उसको देख के, कितने लोग देखे हैं ऐसा? और आप लोग देखे होंगे पति पत्नी, सॉरी, कोई महिलाएं एक चुन्नी को पकड़ के पटकी पटका होते हैं या पुरुष लोग एकदम धक्का मुक्की भका भक लड़ाई हो जाते हैं। आप देखे हैं ना, ये क्यों होता है? क्योंकि पड़ोसी में जब लड़ाई होता है, परिवार में लड़ाई होता है ना, तो लोग ना एक दूसरे की बात को नहीं सुनते हैं, जोर जोर से चिल्ला के लड़ते हैं, स्टूपिड कॉमन मैन। और क्या बोलते हैं कि तुम ऐसा किए थे, तुमने ये बोला था, तुम्हारी गलती है, ऐसा करके जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के लड़ते हैं। और मजेदार बात क्या है पता है? जो सामने वाला है अगले का आवाज को सुन ही नहीं रहा है, अपनी सुन रहा है, और ये भी इतना चिल्ला के बात कर रहा है कि वो भी उसका आवाज सुन नहीं रहा है। ये लड़ाइयां क्यों होती है? ये लड़ाइयां इसलिए होती है क्योंकि हम दूसरे की बात को नहीं सुनते हैं। आप देखना, ऐसी भी लड़ाइयां मैं देखा हूं कि एक साथ चार चार लोग चिल्ला चिल्ला बात कर रहे हैं भाई। आप लोग देखे हैं ना ऐसा? तो साथियों, ये क्यों होता है? क्योंकि ना ये लोग श्रोता नहीं होते। जब कोई बात कर रहा हो तो बीच बीच में ना टोके, उनको पूरा बोलने का मौका दे। इसीलिए जब परिवार में ना कोई बहस हो, जब आप लोग बैठो ना, तो एक आदमी पूरा बात कर ले, फिर आपको बात रखना है। ये तरीका लिख लो आप लोग। जैसे आपकी बच्ची है 12 साल की, आपका पति है, आपका बेटा है, ठीक है? आप लोग जब बैठो तो एक आप लोग का शर्त रहेगा डिस्कशन में कि जब एक बोलेगा, जब तक पूरा बात कंप्लीट उसका नहीं होगा, दूसरा नहीं बोलेगा। ये हम बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं, हम जूनियर को समझाते समय इस्तेमाल करते हैं। चाहे हम फोन में बात करते हैं, चाहे मिलते हैं, हाँ भाई राठौर आपका बात पूरा हो गया? हाँ सर हो गया। तब अगला बोलते हैं हाँ अब एक काम करो मालाकार जी, आप स्टार्ट करो। वैसे घर परिवार सबसे दुनिया में मतभेद को दूर करने का सबसे बेहतरीन तरीका है परिवार में। और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं, अनुरोध करता हूं, एक हफ्ते में एक बार परिवार की सामूहिक डिस्कशन करो। आप आज से चालू करो, एक हफ्ते में एक बार। और विषय होना चाहिए शिकायत और क्या चाहिए, शिकायत और क्या चाहिए, और क्या अच्छा परिवार का लग रहा है उसको बढ़ाना है। 3 विषय में बांट सकते हैं। एक तो शिकायत क्या है, दूसरा क्या क्या चाहिए, और परिवार में क्या आपको अच्छा लग रहा है। तीनों को आप लिखिए और एक व्यक्ति को बोलने का मौका दो। पूरा बात हो गया, दूसरा बोलेगा, उसकी समस्या का समाधान। परिवार को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपको उसको समझाना पड़ेगा। तो बातों को सुनिए, उसके मनोभाव को सुनिए। यदि आपको कोई बात बोलना बीच में मन लग रहा है, अगर मान लो आपका बेटा बोल रहा है या आपकी बहू बोल रही है, बीच में आपको लग रहा है कुछ बोलना है, तो बीच में मत टोकना, उसको लिख लेना। पेन डायरी लेके बैठना, लिख लेना, या बोलना 1 मिनट बहू, यहाँ पे मैं कुछ बोलना चाहूंगी, बाकी तू अपनी बात कंप्लीट करना। हम आज ही क्या है, ऐसा है, 1 मिनट, एक्सक्यूज मी, मैं थोड़ा सा अनुरोध करना चाहूंगा, 2 मिनट बोलना चाहूंगा करके बोल के। लेकिन ज्यादा अच्छा है अगर ये भी कोई बोलता है ना, इसको मैनर के खिलाफ कहते हैं। याद रखिए, अगर बीच में बात टोक दिए, चाहे आप फॉलो अप करो, 1 to 1 करो, किसी कुछ बेच रहे, बीच में बात टोकना, पूरा खत्म हो, पूछिए सर आपकी बात खत्म हो गई, अब मैं बोलना चाहूंगा, लिख लो आप।
नहीं है अगर ज्यादा लिखने का तो दिमाग में रख लो। बहुत जरूरी है तो वही क्षमा चाहूंगा, एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा वक्त चाहिए कि इजाजत लेके बोलो आप, ये सबसे अच्छा मैनर है। तो साथियों, मोहल्ले गली में लड़ाई होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि लोग एक दूसरे का नहीं सुनते, कोर्ट कचहरी तक बात चली जाती है। और कई ऐसे पड़ोसी हैं जो आज भी एक दूसरे का नहीं बन रहा है। तो साथियों, छोटा सा लेसन है, बच्चे लोग सबसे ज्यादा क्यों चिढ़ते हैं? क्यों चिढ़ते हैं? क्योंकि उसकी बात को कोई सुनता नहीं, और सबसे ज्यादा कौन सुनते हैं? दादा दादी। तो इसलिए बच्चों को सबसे ज्यादा परिवार में कौन प्रिय है? दादा दादी। और जो नाना नानी के साथ रहते हैं उनको नाना नानी दुनिया के सबसे अच्छे इंसान लगते हैं, क्योंकि वही लोग उनकी बात को सुनते हैं। ऐसा नहीं कि मम्मी कम प्यार करती, पापा कम, क्योंकि दादा दादी सुनते हैं। दादा को बोलता है दादा पैसा चाहिए, जैसे मम्मी तो वही देती है, उसकी मम्मी बोलती नहीं दूंगी, और रोज उसको पैसा अगर चाहिए, अगर जाती है तो उसको रोज पैसा मिलता है। तो क्या है, बच्चे लोग भी बहुत भावुक होते हैं। अगर बच्चे की बात शुरू से काट रहे हो, नहीं सुन रहे हो ना, तो बड़ा हो के फिर वो आपकी बात नहीं सुनेगा। इसलिए बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मौका दीजिए बोलने का। श्रोता के 8 गुण बताते हैं उपाध्याय जी। इच्छा मतलब काफी सारे हैं। इच्छा होना, उपदेश का श्रवण करना, ग्रहण करना, संकल्प पूर्वक उसे जीवन में उतारना, कालांतर में उसे विस्तृत नहीं होने देना, उस पर बार बार विचार करना, अयोग्य को छोड़ना, और योग्य का, मतलब बस 8 होते हैं। उपाध्याय जी एक प्रवचन करते हैं, कौन कौन से? इच्छा होना, सुनने की आपकी इच्छा होना चाहिए। उपदेश को श्रवण, मतलब उसको भी मतलब आपके अंदर आना चाहिए। ग्रहण करना, जो बताया उसको ग्रहण करो। संकल्प पूर्वक, संकल्प जो सीख रहा हूं उसको जीवन में उतारूंगा। ये 8 गुण है ना, पूरा 8 लिखा है। कालांतर में उसे विस्मृत नहीं होने देना, मतलब विस्मित मतलब अलग तरीके से नहीं होने देना, जो लिया हूं उसी को लूंगा। उस पर बार बार विचार करना, जैसे मैं आपको सेशन दे रहा हूं, उसे बार बार विचार करना है। अयोग्य को छोड़ना, मतलब जो काम की बात नहीं उसको छोड़ दो। और 8वां क्या है? योग्य का आप वर्ण करो। ऐसे करके 8 गुण होते हैं। श्रोता के कितने गुण होते हैं? 8 गुण होते हैं, और ये 8 गुण को अपने जीवन में आप सभी लोग को उतारना है। तो साथियों, क्या है, कभी भी घर में बच्चे की बातों को ध्यान से सुनो, उसके बातों को आप एक रुचि लेके सुनो। एक कहानी, ये कहानी बहुत ही जबरदस्त है और मुझे बहुत दिल से अच्छा लगता है। एक बार क्या होता है, 3 साधु आते हैं, तीनों भिक्षा मांगने के लिए। जैसे आप देख रहे हैं, काफी ज्यादा भूखे रहते हैं। एक महिला निकलती है और महिला बोलती है कि हाँ महाराज, आप लोग को क्या चाहिए? तो बोली, देवी हम लोग भूखे हैं, हमें खाना चाहिए। तो बोलती है कि ठीक है, आइए। तो बोलते आपके पति जी है? तो बोलते नहीं है। तो आएंगे तब आपके घर के अंदर हम प्रवेश करेंगे। कुछ देर बाद उसके पति आते हैं, तो बोलते हैं महाराज अब आप लोग खाने के लिए आ सकते हैं। तो तीनों लोग बोलते हैं हम एक साथ नहीं जाएंगे, हम एक एक करके जाएंगे। एक एक करके जाएंगे? हाँ, हम एक एक करके खाना खाते हैं, एक साथ नहीं जाते। एक साथ हम नहीं जाते। तो कौन, किसको आप पहला बुलाना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। तो बोलते हैं कि ये तो बहुत अचरज वाली बात है। बोलते हैं देवी, हम तीनों का अलग अलग नाम है, आप अलग अलग नाम है, कोई एक नाम आप चुन सकते हैं। बोलते हैं महाराज बताइए नाम। तो बोलते हैं साधु लोग, एक का नाम धनदास है, दूसरे का नाम सफलता दास है, और तीसरे का नाम प्रेमदास है। ये तीनों में से कोई एक को आप बुला सकते हैं। अब उसका माथा चकरा जाता है महिला का। बोलती है महाराज मैं काम करता हूँ साधु महाराज, मैं अपने पति से, अपने सास से पूछ के आती हूँ। अंदर जाती है, पहले अपने पति से पूछती, पति से कि किसको बुलाऊं। तो उसका पति बोलता है तुम जिसको बोलो पहले बुला सकते हो। बोलते मैं तो धनदास को बुलाऊंगी। खुश होके बोलती धनदास है? धन भैया, धन घर में आएगा, धनदास पहले घर में धनदास को बुलाते हैं। तो उसका पति बोलता है नहीं 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 नहीं, काम करते हम सफलता दास को बुलाते हैं, मैं बहुत फेल हो रहा हूँ, बहुत टेंशन है, सफलता दास पहले आएगा तो मेरी भी सफलता हो जाएगी। माँ सुनते रहती है। माँ बोलती है बहू और बेटा दोनों मेरी बात मानो, न धनदास को बुलाओ न सफलता दास को बुलाओ, प्रेम दास को बुलाओ, घर में प्रेम होना चाहिए। माँ तो माँ है, माँ का कहना पे जाती है वो बहू और बोलती है साधु महाराज आप में से जिसका नाम
प्रेमदास है वो आइए। प्रेमदास जी जाने लगते हैं, उसके पीछे पीछे सफलता दास भी जाता है, धनदास भी। तो महिला चका जाती है, अरे आप ही लोग बोले थे कि एक आएंगे और मैं प्रेमदास को बुला रही, तीनों क्यों आ रहे हैं? तो बोलती है देवी, जिस घर जिस परिवार में प्रेम है, सद्भावना है, एक दूसरे की इज्जत सम्मान है, उस घर में सफलता दास भी रहता है और धनदास भी रहता है। तो अगर आपके परिवार में सच में बताओ प्रेम है, शांति है, करुणा है, दया है, माया है, यकीन मानो परिवार हमेशा सफलता को प्राप्त करता है और उस परिवार में कभी धन की कमी नहीं होती है। तो धन की इच्छा, सफलता की इच्छा रहे ना रहे, लेकिन प्रेम की इच्छा हर परिवार में रहनी चाहिए। ये कहानी कितने लोग को अच्छी लगी, चैट में लिख के बताएंगे। कितने लोग को अपने जीवन में क्या चाहिए लिखेंगे। कितने लोग को धनदास चाहिए, कितने लोग को प्रेमदास चाहिए और कितने लोग को सफलता दास चाहिए। आप लोग चैट में लिख सकते हैं। काफी सारे लोग को ये कहानी अच्छा लगा। शिशुपाल जी है, विक्की जी, काफी सारे लोग को अच्छा लगा। शिव प्रसाद जी है, हरि जी, धन्यवाद। तो आप अपने घर परिवार में क्या रखिए, प्रेमदास को रखिए। किसको रखना है, प्रेमदास। और प्रेमदास कब आएगा, जब आप बातों को ध्यान से समझेंगे। कभी पति पत्नी को समझने की कोशिश की है क्या आपने? अब पत्नियों को समझना मतलब उसकी बातों को सुनना। बहुत कम इंसान ऐसे होते हैं जो मन लगाकर सुनते हैं, और सुनना भी एक चापलूसी कहलाता है, सुनना भी एक तारीफ होता है। अगर जितना सामने वाले व्यक्ति को आप सुन रहे हो मतलब आप उसकी तारीफ कर रहे हो। किसी की बातों को मन लगाकर सुनते हैं तो उनकी दिल से तारीफ कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। तो जितने शादीशुदा लोग हैं भाई, अपने पत्नियों की बातों को ध्यान से सुनिए, मन लगाकर सुनिए। अब किससे, आंख से, कान से, नाक से, सिर हिला के, चेहरे से आप सुनने का प्रयास कीजिए। सिद्धांत के अच्छे श्रोता बने, दूसरे व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को स्वयं के बारे में बात करने का ज्यादा से ज्यादा आपको मौका देना है। ये सेल्फ फील्ड में काम आता है। प्लान बताते समय, प्लान दिखाते समय विशेष ध्यान रखना है। सफल बिजनेस में या सेल्समैन की सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है? जो आपसे बात कर रहा है उस बात पर संपूर्ण ध्यान देना सबसे महत्वपूर्ण है। इससे बड़ी कोई चापलूसी नहीं है। सुनने की कला बिजनेस और सेल्स की फील्ड में सबसे बड़ी योग्यता है। आप पता है, ज्यादा से ज्यादा आदमी को बोलने का मौका दो। आप अगर बैठे हो किसी के पास अपना प्लान दिखाने, सेल करने, उसके पुराने जीवन के बारे में सुनो, पूछो। आपके परिवार में कैसे लोग हैं पूछो, उसको बोलने का मौका दो। आपके जीवन में सबसे बड़ा खुशी क्या है, आपके जीवन में तकलीफ क्या है, सबसे ज्यादा उसको बोलने का मौका दो। आपको पता है, मैं एकदम गारंटी बता रहा हूं, जो इंसान फॉलो फॉर फील्ड और 1-to-1 में आधा घंटा जो सेल कर रहा है, आधा घंटा अगले को बोलने का मौका दे दिया और आप बोले हो 10 मिनट, आप सेल निकाल के आओगे। कितने ऐसे लोग हैं जो एक टेक्निक से सेल निकाल के आए हैं। ये परिवार में काम आता है, व्यवसाय में काम आता है, हर जगह काम आता है। काफी सारे लोग प्रेम को रखेंगे बोल रहे हैं, जैसे श्वेता जी, मुकेश जी, माया जी। सुनने की कोशिश बिल्कुल सही। जितने लोग सुने 30 मिनट सुन लो, 10 मिनट बस आप बोलो, आप सेल निकाल के आओगे। तो साथियों, आज का हमारा ये शानदार सेशन था। मुझे उम्मीद है, मुझे महसूस हो रहा है कि आप लोग को ये काफी मजा आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। तो अच्छे श्रोता बने, दूसरों को खुद के बारे में बातें करने दे, प्रोत्साहित करें कि ज्यादा से ज्यादा बात करें, लोगों को ज्यादा से ज्यादा बात करने का आप मौका दीजिए। और साथियों, मैं आप लोग को बता दूं, एक सेशन में शानदार फिर से लेकर आया हूं जिसका नाम है प्यूपिल स्किल फॉर लाइफ। अगर आप लोग बाहर की कला सीख रहे हैं, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, अगर कोई व्यवसाय करते हैं, किसी भी फील्ड में हैं, ये सेशन जिंदगी में सक्सेस का सबसे बड़ा महामंत्र है। आप लिख लो, ये महामंत्र है प्यूपिल स्किल फॉर लाइफ। हाउ टू स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल। आप बातचीत कैसे करें, जैसे आप लोग बाहर सीख रहे हैं, परिवार में बात रखना नहीं आएगा। आप इतना अच्छा टेक्निक सीख रहे हैं सेल का, रखना नहीं आएगा, आप सेल नहीं निकाल पाएंगे, ना परिवार के बीच अपनी भावनाओं को रख पाएंगे। बॉडी लैंग्वेज, आप बोलते हैं तो आपका बॉडी भी आपका साथ देता है, वो कला मैं आपको सिखाऊंगा। पब्लिक स्पीच, लाखों की भीड़ में कैसे बोलना है, जैसे खुशी, कितनों की भीड़ रहे, वो हिचकिचाएगी नहीं, डरेगी नहीं। फियर ऑफ स्टेज, माइक मिलता है, स्टेज में जाते हैं तो हाथ पैर कपने लगता, अंदर से एक ना धड़कने तेज हो जाती है, डर मैं आपको हटाऊंगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपकी कंप्लीट ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, बैठने उठने का तरीका कैसा होना चाहिए, ग्लास में पानी कैसे पीना है, चम्मच कैसे उठाना है, ये सारा टेक्निक मैं आपको प्यूपिल स्किल फॉर लाइफ में देने वाला।
और इस सेशन में मेरा फरवरी में लोक व्यवहार खत्म हो जाएगा, लेकिन इस सेशन में भी मैं लोक व्यवहार को जिंदा रखूंगा। जो इस सेशन में आएंगे उसके लिए दो चीजें हैं, पीपल स्किल फॉर लाइफ और आर्ट ऑफ बिहेवियर, दोनों सेशन साथ में चलेगा और बहुत सारा सौगात रहेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं मैं कभी भी कोई सेशन लेके आता हूं तो एक विषय पे बात नहीं करता हूं। तो साथियों इसमें शामिल हो सकते हैं। इसमें शामिल होने के लिए ये मार्च में चालू होगा, 1 महीने कोर्स है मात्र 1000 में। और ऐसे कोर्सेज के लिए मैं सर्च कर रहा था कल, साथियों 1-1 महीने का कोर्स 10-10 लाख रुपए लेते हैं। 10 लाख। शिव खेड़ा, संतोष नायर नाम सुने, उज्जवल पाटनी, लोग 10 लाख तक 1-1 महीने कोर्स लेते हैं। एक हफ्ता का कोर्स का 1.5 लाख 1 लाख मैं खुद देखा हूं, मालाकर जी खुद मुझे बताए। तो साथियों ये सेशन आपको मात्र 1000 में मिल रहा है। इसके लिए मैं भरपूर तैयारी कर रहा हूं, बहुत मेहनत करूंगा और मुझे विश्वास है, आशा है जैसे आपको आर्ट ऑफ बिहेवियर पसंद आया, सेम टू सेम ये आपको पसंद आएगा। तो साथियों ये सेशन में आप लोग का स्वागत है। ये मेरा अकाउंट नंबर है, मैं चलाता हूं भीम और गूगल पे 9329403907 में चलाता हूं। इसमें आप 1000 ट्रांसफर करके मेरा व्हाट्सएप नंबर है 70002926 में आप भेज सकते हैं। और साथियों अभी मेरा चल रही है सेशन आर्ट ऑफ बिहेवियर, जिसमें 7 दिन अलग अलग कोर्स लेके आता हूं। ट्रैफिक, लोग रोड से मर रहे हैं उनको बचा रहा हूं। कई लोग मेरे साथ सेशन अटेंड कर रहे हैं, वो बोलते हैं सर हम चलाना गाड़ी सीख गए, मेरी स्पीड कम हो गई है। अब ऐसा लगता है रोड एक्सीडेंट से हम बचे रहेंगे। सेल की टेक्निक सिखाता हूं, कमांडो ट्रेनिंग देता हूं, आर्ट ऑफ बिहेवियर देता हूं, गुरुवार को और संडे को हेल्थ टिप देता हूं कि हम मोटा कैसे ना हो, हम बीमार ना पड़े, लीडरशिप, ये सारा चीज सिखाता हूं। ये सेशन मात्र 500 रुपए में चल रहा है। अभी जो देख रहे हैं 500 रुपए पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज के, ये सेशन 1 महीना भी बचा है, पूरा फरवरी बचा है आर्ट ऑफ बिहेवियर, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों सारा चीज मेरा था। और जो मुझे फॉलो करना चाहते हैं, फेसबुक रमेश पटेल है, ट्विटर है रमेश पटेल 9728, मेरा इंस्टाग्राम था, ट्विटर है रमेश है ना 01555761, इसमें आप फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब है रमेश पटेल विस्फोटक लीडर, इसमें मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथियों जो भी लोगों को आज के सेशन से मेरे को सीख मिली है, किसी को भी वो अपना अनुभव रख सकते हैं, तो हाथ उठाएंगे, उनका स्वागत है बहुत बहुत। तो कितने ऐसे लोग हैं जो अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे, हाथ उठाएंगे। आपका जब अनुभव मिलता है तो मुझे बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है, मेरा उत्साह बढ़ता है कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों का जीवन बदल रहा हूं और बेहतर कर रहा हूं। तो जो भी चाहते हैं अपना अनुभव रखने, वो प्लीज आई लिख सकते हैं, अपना हाथ उठा सकते हैं, उन्हें इस पैनल में लाने का मौका मैं जरूर दूंगा। तो कोई है जो अपनी बातें रखना चाहते हैं, प्लीज लिख सकते हैं आप लोग, या रेज योर हैंड कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं आप लोग चाहे तो। कौन सी बातें अच्छी लगी, क्या बातें हैं जो आपके दिल को छू गई, और इससे आपको क्या सीख मिला है, और आप इसको जीवन में कैसे उतारने वाले हो। तो स्वागत है आप लोग का इस बेहतरीन सेशन में। अपनी बात को आप रख सकते हैं, प्लीज चैट करेंगे आप लोग सभी। मैं दीप प्रकाश शर्मा सर अगर हैं, या विनय कौशल सर, 1 मिनट चेक कर लेता हूं। और कोई अपनी बात रखना चाहते हैं तो बिल्कुल अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं या आई लिख सकते हैं। कोई भी चैट नहीं हो रहा है क्या? डायरेक्ट मैसेज, अनिल कुमार गुप्ता जी, चलो मैं आपको लाइट में लेता हूं। तो अनिल कुमार गुप्ता जी आप रेडी रहेंगे, मैं आपको सबसे पहले ले लेता हूं। अनिल जी आपका अनम्यूट हो गया, आप अपने तरफ से करेंगे प्लीज, अपने तरफ से ओके करिए। गुप्ता जी हाँ बोलिए। जी सर, सबसे पहले तो सर बहुत बहुत बधाई सर कि आज आप इस लोक व्यवहार के सेशन में सर इतना शानदार, सर हम जो आत्महत्या कर रहे हैं और मतलब घर अपने परिवार में, सबसे अच्छा बात बताया सर कि एक दूसरे का पति पत्नी का बात नहीं सुन रही है, और उनके पति अपने पत्नी का बात नहीं सुन रहे हैं। सर इस सुनने के चलते आपने जो बताया कि सर यहाँ तक कि आत्महत्या, मारपीट, तलाक, मर्डर तक भी हो जाता है सर। ये
छोटा सा चीज है सर, लेकिन बहुत बड़ा सर आप जो सुनने की कला बताया सर कि, और ये सिर्फ जिंदगी रियल लाइफ की एजुकेशन में नहीं, आप सेल की स्किल में भी आप बताया सर, उसको मतलब व्यवसायिक तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से जो जोड़ के बताया सर कि हमने कहीं हम कहीं फॉलोअप में भी अगर जाते हैं तो ज्यादा हम उससे सुनाए ना, अगर 30 मिनट सुने तो 10 मिनट हम बताएंगे तो उससे हमारा डीडी निकल जाएगा। और ये सर एक कला अगर हम अपने अंदर विकसित करके लेके आए और अपने परिवार में अपने बच्चों को भी महत्व दें सुनने के लिए, तो शायद चले गए हैं। मुकेश जी आप हैं? अनिल गुप्ता जी का कहाँ चला गया? नहीं है अनिल गुप्ता जी, आप अनम्यूट हो गए, प्लीज अपने आप को म्यूट करेंगे। जी सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, आप जो हम लोग एक दूसरे अपने अपने बातों को सिर्फ रखते हैं, यहाँ तक कि अपने बच्चों परिवार उनको भी नहीं महत्व देते। जबकि हमारे घर के एक छोटे से बच्चे से लेके जो आप सर आज बताया कि नई बहू को हम लोग सुनते ही नहीं उनके बातों को। और आप बताया सर कि उनका भी एक रूप होता है किसी का भी, क्योंकि घर की लक्ष्मी जैसे बोलते हैं कि देवी होती है, घर की लक्ष्मी होती है, तो वो काली का भी रूप ले सकती है, दुर्गा का भी रूप ले सकती है, लक्ष्मी का भी रूप ले सकती है। अगर हम वैसे उसको संस्कार, वैसा उनको अपमान किए, तो अगर वैसा सम्मान और वैसा उनको व्यवहार दिए तो बिल्कुल ही हमारे घर को सर स्वर्ग बना सकती है। हमको हमारा जीवन एक्सेलेंट और हमारा इसी धरती पर हमको स्वर्ग जैसा जीवन जीने के लिए मिल सकता है। इतना अच्छा सर आपने आज लोग व्यवहार में सर अपने परिवार को जीवन जीने के लिए जो बताया सर, मैं आज की इस माइंड ब्लोइंग ट्रेनिंग को सर गजब मतलब जबरदस्त ट्रेनिंग रहा सर। आपको मैं दिल से कोटि कोटि सर प्रणाम करता हूं, क्योंकि हम लोग खुद सर, मैं अपना खुद बता रहा हूँ, हम लोग खुद लड़ाई झगड़ा करते हैं सर। मैं सोचता हूँ कि कैसे मैं अपने गुस्सा को, अपने क्रोध को कैसे काबू पाऊं, ताकि मैं खुद चाहता हूं कि झगड़ा ना हो सर, लेकिन नहीं चाहते हुए भी ऐसा हम लोग का परिस्थिति माहौल बना हुआ है कि हम अपने बच्चे परिवार और अपने भाई बंधु का भी हम लोग नहीं सुनते हैं। आपने सर सुनने का कला बताया सर, घर परिवार बहू बच्चे बिजनेस को लेके जोड़े सर, आप बहुत शानदार था, माइंड ब्लोइंग सेशन सर। इसके लिए 11,000 भी अगर सेशन का रहता सर तो कम ही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू गुप्ता जी, आपने बहुत अच्छा बोला कि आप भी गुस्साते थे, कंट्रोल कर रहे हैं। आगे सूर्यकांति चौहान जी हैं, अपना अनुभव रखेंगे, प्लीज अनम्यूट हैं आप, मत जी छेड़िए। सर, आवाज आ रही है सर? आ रही है। जी सर, सबसे पहले तो सर आपको कोटि कोटि प्रणाम सर जी, और बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद सर जी। पैनल में उपस्थित सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज का जो सेशन है सर बहुत ही महत्वपूर्ण है सर हमारे जीवन के लिए। और मेरा उम्र तो सर, मैं तो कभी कभी ये सोचती हूँ कि आधा उम्र मैं खो चुकी हूँ ऐसे लगता है। लेकिन सर जी आपका जो सेशन मिल रहा है, बाकी का जो मेरा समय है सर, ये मैं स्वर्ग बना सकती हूँ। आप ऐसे गुरु हैं सर जो कि परिवार को लेकर जैसे बोलते हैं सर, माँ पिता को लेकर जब भी आप बोलते हैं सर, मैं अपने आप को कभी भी संभाल नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है। और जब मैं सिस्टम में आई थी तब मेरी माँ थी। और दुनिया में सर ऐसे लगता है कि पूरा संसार सुना है माता पिता के बिना, ऐसे लगता है सर जी। और मैं जब काम कर रही हूँ तो इसका मैं किसको बताऊंगी, ऐसे लगता है सर। जब मेरा घड़ी सम्मान मिला था तो मैं सर मेरी माँ को बताई थी, तो उस मेरी माँ का मुस्कान मेरे को याद आ रही है सर। और हमेशा सर, हमेशा हमेशा माता पिता याद आते हैं सर। और जिसके माता पिता नहीं है वही समझ सकता है सर कि माँ बाप नहीं होने का दर्द क्या होता है। तो बिल्कुल सर जी, हम अपने बच्चों के लिए हम भी अभी सुरक्षित रहेंगे और काम करेंगे सर। बाकी सर आपने कई चीजों को जैसे बताए हैं, सनातन धर्म सर, हम यदि आपके इस तरह
आपके साथ इस सेशन में सम्मिलित रहे और अपने परिवार को बदलते हुए पूरे समाज को यदि बदले सर, तो तभी सनातन धर्म आ सकती है। ये बोला जाता है सर, ये कलयुग है और कलयुग में कोई किसी का बात नहीं सुनता, यही तो कलयुग है। हर व्यक्ति के ये जबान पे आता है सर, ये कलयुग है, ये ऐसे होने ही वाला है। और आप जैसे ऐसे गुरु हैं सर, आप पता नहीं कौन सा एजुकेशन सर आपको मिला है, कोई बुक में नहीं, कोई किताब में नहीं सर। आपका जो सेशन है सर, इसको हम तन मन से यदि समर्पित भावना से इसको समझें और लोगों को समझाएं तो सर सच में हम सनातन धर्म का स्थापना कर सकते हैं सर। भक्ति, वात्सल्य, प्रेम, आप परिवार को लेकर जो भी एक-एक बातों को लेकर बोलते हैं सर, लोक व्यवहार का सेशन को लोग हल्का में तो ले रहे हैं सर। लोक व्यवहार क्या है? सर जी तो दे रहे हैं, सर जी डेली देते हैं, ऐसे लगता है लोगों को सर। लेकिन यदि इस बात को कोई भी एक व्यक्ति समझ जाएगा, तो खुद का तो जान बचाएगा सर, खुद के घर को स्वर्ग बनाएगा, कई लाख लोगों की जान बचा सकते हैं। और सच्ची मायने में सर, परिवार में इतने सारे लड़ाई झगड़ा होते हैं छोटी-छोटी बातों को लेकर, जो कि मेरे घर में भी कई बार हो चुका है सर। सर जी के मेरे बीच में और मेरे बच्चों के बीच में, अभी बच्चों के बीच में भी छोटी-छोटी बातों को लेकर सर बहस छिड़ जाती है और वहाँ जज के रूप में मेरे को खड़े कर देते हैं कि मम्मी कौन गलत है आप बताओ। बोलते हैं सर, तो वहाँ पे मैं आपको याद करती हूँ कि सर जी इस यहाँ पे क्या बोले। तो बिल्कुल सर जी, बच्चे खुश हो जाते हैं कि सच में आप न बता सकते हैं, ऐसे बोलते हैं सर। और लास्ट में आप बोले सर चहेता बनने के लिए, चहेता सर हम किसी का नहीं बन पाते हैं, क्योंकि मैं बहुत बात काटती हूँ सर। मेरा एक ही गलती है कि मैं सुनने का प्रयास ज्यादा नहीं करती हूँ, सिर्फ सर सुनाने का प्रयास करती हूँ। जिसमें तो मेरे ऐसे 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 सीनियर हैं जो सच में मेरे को समझ गए हैं, शायद वो बहुत मेरे को सुनते हैं। तो आज मेरे को सच्ची मायने में लगा सर जी की सुनना बहुत ज्यादा है, श्रोता हमको बनना है सर। इसके 8 गुणों को हमको अपने जीवन में उतारना है। और हम यदि सुनते हैं लोगों का, तो सच्ची मायने में सर हमें सम्मान भी मिलता है और हमको लोग हमारे साथ काम करने के लिए भी तैयार होते हैं। तो बहुत 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 धन्यवाद सर जी, आपका ये सेशन सर मैं तो लाभ ले पा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे परिवार में पूरे लोग इस लाभ को लें। और इस समाज में सर मैं एक कॉपी बनाई हूँ सर, एक कॉपी अलग से बनाई हूँ लोक व्यवहार सेशन का। और ये सेशन सर मैं खुद लूंगी और लोगों को सर, समाज को सनातन धर्म के लिए प्रेरित करूंगी सर जी। तहे दिल से कोटि-कोटि नमन एवं धन्यवाद सर। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा अपना अनुभव रखा। थैंक यू। आगे हम महेश्वर साहू जी को जानना चाहेंगे, उनका अनुभव प्लीज वेलकम। जी सर, थैंक यू सर। सबसे पहले तो नमस्कार सर और बहुत बहुत नमन सर आज के आप बेहतरीन सेशन के लिए सर। और आज का सेशन सर अल्टीमेट रहा सर, शानदार रहा, विस्फोट रहा सर। अगर मैं बात करूं जो माँ को टॉपिक को लेकर के सर आज आपने बेहतरीन सेशन दिया। और निश्चित ही सर मैं बहुत ज्यादा भाग्यशाली हूँ सर कि आज मेरे पास माँ है, मेरे पास पिताजी हैं। और शायद वो हर व्यक्ति खुशकिस्मत है जिसके पास में आज माँ और पिताजी हैं। निश्चित ही सर आज अगर हम बात करें आज की सेशन का, पहला आपने कहानी बताया सर गाय को लेकर के, तो निश्चित ही इतना बेहतरीन सेशन था सर। वो कहानी जब मैं सुना तो मेरे को घर में जैसे हम लोग के यहाँ गाय हैं और कुछ किस्मत और बात करूँ कुछ समय के कारण या कुछ ऐसा समय हुआ कि आज मेरे को घर आने का भी मौका मिला। काफ़ी दिनों बाद में आज मैं घर आया तो घर में समय बिताया मम्मी-पापा के साथ में। और सर कहानी की अगर मैं बात करूँ, लास्ट में एक और कहानी आपने बताया सर, जहाँ पे अगर हम बात करें 3 गुरुजी के लेकर के, पंडित को लेकर के, जहाँ पे धनदास, सफलता दास और प्रेम दास को लेकर के बात बोले सर। तो ये चीज़ें सर कहीं न कहीं हम लोग के यहाँ सर बहुत ज़्यादा, जब मैं बचपन से था, तो मेरे यहाँ मम्मी-पापा की मैं बात करूँ तो हम लोग प्रेम दास को लेकर के बहुत ज़्यादा विचार करते हैं सर। हमारे यहाँ दादा-दादी जी भी थे, तो उन्होंने सर प्रेमदास को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने जीवन में अमल किए सर। और कहीं न कहीं यही रीज़न था कि आज पूर्वजों से चलते आ रहे हैं हम लोग के यहाँ जो पापा-मम्मा के माध्यम से मेरे को भी मिला। और कोई भी व्यक्ति जैसे आते थे, जैसे बात करें भिखारी को लेकर के सर, तो वो कभी भी हम लोग के यहाँ घर से खाली नहीं गया सर। हमारे यहाँ दादी जी जिस टाइम थे, मैं था छोटा था उस टाइम, तो उस टाइम की बात है सर, जब
हम लोग के यहाँ मैं खाना खाने के लिए बैठा था, उस टाइम जब आए थे भिखारी, तो मैं जो खाना खा रहा था, रोटी खा रहा था, उसके बाद में भी उसको भी दिया गया, वहीं साथ हम लोग बगल में बैठकर हम लोग खाना खा रहे थे। वही चीज़ें आज भी है सर, और ये चीज़ें, ये प्रथा सर कहीं न कहीं गुम-सी हो गई है अभी के समय में, जिससे सर आप बहुत बेहतरीन तरीके से सर प्रयास कर रहे हैं सर। निश्चित ही सर इस चीज़ों को हम और हमारी टीम सर, जो हमारे विस्फोटक रॉयल टीम के सदस्य हैं, हर व्यक्ति यहाँ पे इन चीज़ों को अमल करेंगे सर, और आपके साथ सर कदम से कदम मिलाकर के इस चीज़ों को प्राथमिकता देंगे, ताकि सर वो हर व्यक्ति, वो हर घर में ये चीज़ें फिर से प्रथम चालू हो सर, और हर व्यक्ति को चाहे कि जो परंपरा पहले थी, जो कहीं न कहीं खत्म हो गई थी, वो अब फिर से चालू हो सके। और यही धनदास और सफलता दास, प्रेमदास की अगर हम बात करें सर, सिस्टम में अगर इसको जोड़ के मैं बात करूँ सर, तो लोग इन चीज़ों को नहीं अपना पाते सर। हम जॉइनिंग किया करते हैं सर, 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति को जॉइनिंग कराते हैं, वहाँ पे जॉइनिंग कराने के बाद में वो व्यक्ति क्या सोचता है, धनदास को पहले सोचता है। मैं जॉइनिंग कर लिया, मैं 10,000 लग गया, मेरा 11,000 लग गया, तो मेरा जल्दी से जल्दी 11,000 रिटर्न हो जाए। हम उस टाइम में सफलता दास को सोचने लगते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी मैं यहाँ पे सफल हो जाऊँ। हम वहाँ पे प्रेमदास को नहीं सोचते। प्रेमदास कहने का मतलब सर एक भाव, इसको आपके माध्यम से मैं सीखा सर कि प्रेम भाव एक होता है सीख। आज ही और आज के डेट में ही आपने बताया सर, सबसे पहले बड़ी बात की सीखने में आप ध्यान दें। आप सीखते हैं और वो प्रेमदास आपके पास में है सर, तो हम किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं, और मैं उस हर साथी को बताऊँगा या हर शख्स को बोलना चाहूँगा जो आज ज़ूम पैनल में है या यूट्यूब में लाइव हैं या फेसबुक में लाइव हैं। आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं, आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं, सबसे पहले आप प्रेमदास को प्राथमिकता दें। आप प्रेमदास को अगर प्राथमिकता देते हैं, आपके पास में उसके पीछे में धनदास और उसके पीछे में सफलता दास आपको मिलेगी। तो आज के सेशन के लिए सर बहुत-बहुत धन्यवाद सर, नमन सर आपको इतना बेहतरीन सेशन देने के लिए सर। और निश्चित ही सर, आज मैं खुश इसलिए ज़्यादा हूँ कि आज मैं अकेले नहीं, मेरे साथ में मेरे परिवार से मम्मा-पापा लोग भी अटेंड कर रहे हैं। साथ ही साथ मेरे यहाँ जो नई जीवन संगिनी बनने वाली वो भी अटेंड कर रही है सर। तो ये मेरे लिए सर आज बेस्ट नहीं, बल्कि बहुत-बहुत ही शानदार सेशन रहा सर, शायद स्पेशली मेरे लिए सर। तो अगेन सर बहुत-बहुत धन्यवाद सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू सर। बहुत-बहुत धन्यवाद इतना अच्छा अनुभव के लिए। गीता सिदार मैडम अपना अनुभव रखना चाहेंगी, प्लीज वेलकम। प्रणाम सर जी। हाँ, प्रणाम सर जी। हाँ, हाँ, बोलिए, बिल्कुल खुश रहिए। हाँ, तो आज के बेहतरीन सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज का सेशन बहुत ही अल्टीमेट और दिल को छूने वाला था सर। यहाँ पे आप 3 कहानी बताए, तीनों कहानी ही दिल को छूने वाली कहानी है सर, हृदय स्पर्शी कहानी है। यहाँ पे आप माँ बेटी के जो रिश्ता को बताए सर, तो सच में माँ बेटी का रिश्ता इस दुनिया का सबसे अनमोल और सबसे करीबी रिश्ता है सर जी। आज मेरी माँ नहीं है, लेकिन आज भी मेरे को उनके ना होने का बहुत ज़्यादा मतलब कि कमी महसूस होती है। बीच-बीच में उनको याद करके मैं आज भी आँसू निकल जाता है सर। मतलब कभी भी कुछ भी किसी तरह से दिल को धक्का लगता है तो मेरी माँ की याद आती है। लेकिन आज मैं इस सिस्टम में अपने माँ-बाप, सिस्टम और मेरे सिंह को मैं मानती हूँ सर। तो माँ माँ होती है, भुला ही जा सकता। यहाँ भी 3 हैं सर, तो सच कहूँ तो एक पल के लिए भी मेरे बेटा ना होने का कभी मेरे मन में गम नहीं आया है। हालाँकि शुरू-शुरू में तो कई लोग बोले कि बेटा एक होना चाहिए ऐसे करके, लेकिन कभी भी मेरे को इसका गम नहीं हुआ है सर। और आप तो हमेशा इस बात का साथ दिला ही रहे हैं कि घर में जिसके घर में बेटी होती है वो बहुत किस्मत वाले। तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा किस्मत वाली समझती हूँ कि मेरी 3 बेटी हैं। तो यहाँ पे आज सर जो मेरी बड़ी बेटी है, कभी-कभी मेरी माँ की याद दिला देती है। जैसे कि फील्ड में जाना रहता है तो मैं भी कई सारी चीज़ को बिखरा के ऐसे जल्दी-जल्दी में जैसे साड़ी बिखरा के चली जाती हूँ, तो वो पूरा उसको सजा के रखते समय बड़बड़ाती भी है कि ऐसे-ऐसे फेंक के चली जाती है। तब मेरे को लगता है कि ये मेरी माँ है कि बेटी है। तो सर उस समय मेरी माँ की याद आती है और सच में बेटी भी माँ होती है सर, जो आज मेरे को इस चीज़ का एहसास हो रहा है। तो मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मेरी 3 बेटी हैं और तीनों मेरे को समझते हैं और मैं भी उनको समझ रही हूँ सर। और यहाँ पे सर एक चीज़ बताएँ कि टीम में हम लोग सुनने की आदत डालें, तो ये आदत मेरे बरकरार अभी तक रखी हूँ सर। यहाँ पे सर जो छोटी-छोटी बात है, आप
हमेशा हमको जो हमसे गलती हो रही है उसको पहले से आप हिसाब दिला रहे हैं और हम वहाँ पे सजग होके उस चीज को अपने आप में ला रहे हैं। तो आज का जो सेशन है सर बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही हृदय स्पर्शी और सीख देने वाली है। और बाकी जो भी आप बताए हैं सर यहाँ पे फील्ड को लेकर, टीम को लेकर, सुनने की आदत को लेकर सभी को हम अपनाएंगे सर। और इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी। थैंक यू सर, इतना मैं अपनी बात को रखना चाहती हूँ सर। थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा बात रखा। आगे हम चाहेंगे विजय साहू जी, विजय ये अपनी बात रखें। सबसे पहले तो सर आपको चरण स्पर्श करके प्रणाम है सर कि आप अपना समय निकाल करके लोगों के जीवन को बदलने का एक बीड़ा उठाया है। तो इस मुहिम में सर आप सबसे पहले तो आपको चरण स्पर्श करके प्रणाम है और कभी आप अपने को अकेला मत समझिएगा सर, हम सबका साथ आपके साथ है। और आज जो आपने माँ को लेकर के जो बात कही सर कि वाकई में 90 नहीं बोलूँगा बल्कि 100% लोग ऐसे हैं जो आज कुछ टाइम आने के बाद माँ-बाप को शायद अपने से दूर कर दे रहे हैं या उनसे खुद ही दूर चले जा रहे हैं या एक अलग माहौल को वो अपनाना चाहते हैं। और इससे हो ये रहा है सर कि 90% मैं फिर 90% नहीं बोलूँगा, मतलब 100% ही बोलना चाहिए कि आज कहीं भी ऐसा संस्कार देखने को मिलता ही नहीं है कि जहाँ माँ को प्यार से माँ बोल के बुलाया जाए या बाबूजी को बुलाया जाए। जैसे आप बोलते हैं हमेशा अभिनय करके, "माँ, आ तो।" ऐसे ही करके सारे लगभग 100% घर में सर यही चल रहा है। और मैं खुशनसीब मानता हूँ सर अपने आप को कि 3-4 साल हो गए काम करते हुए, मगर आपके जैसा अल्टीमेट सेशन सर शायद ऊपर वाला चाह ही रहा था सर कि एक सही मार्गदर्शक हमको मिले और एक सही जगह हमको मिले। तो हमारी खुशकिस्मती है सर, हम सौभाग्यशाली हैं कि आपका साथ हमको मिला, आपका मार्गदर्शन हमको मिल रहा है। और इस मार्गदर्शन को लेते हुए बहुत सारी चीज़ बदलाव भी हो रही है सर। लेकिन जो ख़ास बात है सर, अपने आप को सौभाग्यशाली मैं इसके लिए मानता हूँ क्योंकि आज हम 2 भाई हैं सर और दोनों अलग-अलग जगह से शादी किए हैं। परंतु आज माँ और बाबूजी हमारे साथ में रहते थे। बाबूजी तो ख़ैर गुज़र गए, पर माँ को आज हम दोनों भाई साथ में ही रखे हैं। उनका जैसा मन लगता है वैसा ही खाना-पीना। अभी माँ को थोड़ा प्रॉब्लम है तो वो मिर्ची से परहेज़ कर रही है, तो घर में पहले सादा उनके लिए बनता है, उसके बाद फिर बाकी अपने-अपने हिसाब से टेस्टी जो भी जिनको जैसे खाना है वैसे बनाते हैं घर में दोनों बहुएँ। और भैया की 2 गुड़िया हैं, जो वो भी अभी बाहर मैं बोलने के लिए निकला क्योंकि एक बार कट गया था ये लिंक मेरा, फिर ऑटोमेटिक फिर से ऐड हुआ, तो फिर मैं बाहर निकला। तो सर ये जो बदलाव हो रही हैं सर, तो कहीं न कहीं ये होना एकदम ज़रूरी है क्योंकि जो चीज़ विलुप्त होते जा रही है, मुझे डर लगता था कि कहीं जैसे आज कुछ समय से पहले डायनासोर गायब हो गया, तो वैसे ही संस्कार नाम का हर चीज़ उड़ जाए। कुछ लोग आजकल तो फैशन बना दिए हैं, बहुत सारे मेरे बुआ की लड़की लोग हैं, जिनको उनके पास वही धन दास है सर, पर सफलता दास की कोई नाम नहीं है और प्रेम दास का तो खैर दूर-दूर तक निशान नहीं है। वो आते हैं तो पाँव सर मैं बोल रहा हूँ, झुकना तो दूर की बात है, वो कमर को ही छू करके प्रणाम कर देते हैं। और अब 1-2 हैं गुड़िया लोग, वो तो दूर से ही बस ऐसे ही भैया प्रणाम ऐसे बोल देते हैं। तो ये परंपरा सर शायद हमारे परिवार और हमारे परिवार के बीच का जो रहन-सहन, बोल-चाल, उठना-बैठना है, इन्हीं की वजह से ही ये प्रभावित हो रही है। और सबसे बड़ी चीज़ जो आपने कहा कि मोबाइल अच्छी भी है सर, बुरी भी है, मगर जो इंसान जिनको सफलता चाहिए आगे परिवार में एक एक स्थिरता जो होती है अगर वो चाहिए तो वाक़ई में उसका एक माइनस को छोड़ करके प्लस पॉइंट को ही लें, उनके अच्छे गुणों को ही लें, मोबाइल का, लैपटॉप का या इंटरनेट का दुरुपयोग उनका ना करें। और ये शानदार मैसेज था सर आपका। और मैं चाहूँगा सर एक बार फिर से हृदय से आपका धन्यवाद कि आपने मुझे 2 शब्द अपना अनुभव कहने का मौका दिया। और निश्चित ही सर आपका साथ है, आपका मार्गदर्शन है, तो हम सफल तो होंगे ही सर। यही आशा विश्वास करता हूँ सर और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू, प्रणाम। बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत कीमती अनुभव रखा। जैसे आपने बोला कि हम लोग माँ को अपने साथ रखे हैं, तो मैंने एक बात कही, किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आया। मैं सबसे छोटा था, जी सर। खुशकिस्मत था कि मेरे हिस्से में माँ आया। म आगे हम चाहेंगे तंगधर पटेल धन्यवाद सर सर। अपनी बात रखें। तंगधर जी, स्वागत है आपका। जी, थैंक यू सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको, प्रणाम, चरण स्पर्श।
साथ में पैनल में जो भी अब बच गए हैं उन सभी साथियों को सुप्रभात। दिन शुभ हो, मंगलमय हो। निश्चित है होना ही चाहिए मंगलमय अशुभ, क्योंकि हम शुरुआत में उड़ते ही हमें ऐसी सकारात्मक बातें, ऐसी सकारात्मक ऊर्जा मिल जा रही है हमारे ग्रेट महागुरु के माध्यम से। तो निश्चित है दिन सफल, सुहाना और मस्ती भरा होना ही था, पॉजिटिव होना ही था, क्योंकि हम एक ऐसे मार्गदर्शन में हम लोग चल रहे हैं। तो निश्चित है जितने भी साथी पैनल में आते हैं उनका तो दिन शुभ होता ही, क्योंकि शुरुआत में ही हमें वो सारी चीजें मिल जाती है जो हमारे पूरे दिन भर के लिए, हमारे पूरे दिनचर्या के लिए है सर। और वो है आज बेहतरीन आर्ट ऑफ बिहेवियर के माध्यम से सर। और आज का टॉपिक बहुत ही बेहतरीन रहा सर। मैं सर 3 स्टोरी बहुत ही अच्छा लगा जो सारे साथियों ने बताया। एक गाय का स्टोरी बताया सर। गाय जो है, हम गाय ही की बात नहीं, जब पशु अपने बच्चों को पहले प्राथमिकता देती है तो हम तो इंसान हैं। कई ऐसे मैं माओं को जानता हूँ जो ना खा करके अपने बच्चों के लिए बचा करके रखते हैं। कई ऐसे माओं को भी मैं जानता हूँ तो पहले खा लेते हैं, बच्चे आ जाएंगे तो खा जाएंगे बोल के खाना वाना पहले उनके आते तक मैं खा जाऊँ। मैं देखा हूँ, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को। तो वाकई है सर। हाँ, अपने पति अपने बच्चों से बचा करके पहले खा जाती है। कहीं किसी कोई रोटी पीठ ला दिए रहते हैं तो मेरे बच्चे आएंगे तो खा जाएंगे, तो उनके आते तक वो खा लेती है। ऐसे माँ लोगों को भी मैं जानता हूँ। कुछ अच्छा बनाया रहती है तो उनके पति उनके बच्चों से आकर के पहले खा लेती है। वो आएंगे तो फिर खा जाएंगे, उनके लिए थोड़ा सा बचा लेती है। तो ऐसे माँ के भी जानता हूँ सर। और एक स्टोरी बताया सर वृद्धाश्रम वाला, बहुत ही दिल को छुआ कि निश्चित है वो अच्छा रहा कि हमने कहीं कुछ गलती किया होगा, अपने 2 बच्चियों को मारा था, इसी कारण से हम वृद्धाश्रम में आ रहे हैं। हमें होना चाहिए ये आपके कर्म की नहीं है, हमारे कर्म का परिणाम। ये स्टोरी बहुत अच्छा लगा। और सफलता दास, प्रेम दास और सर जो धन दास बोले, बहुत ही अच्छा रहा सर। हमारे भी एक ऐसे साथी हैं जिनके पास तो धन दास, जैसे साहू जी बताए, धन दास तो उनके पास बहुत है, सफलता दास भी है, लेकिन प्रेम दास नहीं। सफल हुए हैं, धन भी है, लेकिन उनके पास जो है प्रेम दास नाम का चीज नहीं है, ईगो से भरा हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं सर, जिनके पास भी प्रेम को बुलाएंगे वो निश्चित आएंगे। जो पहले इन दोनों को बुलाएंगे उनके पास प्रेम दास नहीं आएंगे। तो ये सब चीजों को जानकारी दिलाने के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इन चीजों को रख रहे हैं। हमें इन सफल, धन और प्रेम में आपको चुनाव करने का आपने हमें मौका दिया, बताया कि हमें आपके पास सफलता आती है, आपके पास धन आती है, आपके पास प्रेम है, तो सबसे पहले प्रेम को चयन कीजिए। अगर प्रेम को चयन करते हैं तो आपके पास सफलता और धन ऑटोमेटिक आ जाएगा। बाहरी दुनिया में इससे विपरीत होता है सर। निश्चित है हम वो प्लेटफॉर्म में है जो बाहरी दुनिया से अलग हैं। हमारी सोच बाहरी दुनिया से अलग हो रही है। हमारा जो विचार है बाहरी दुनिया से है, हम जीरो से हीरो बन रहे हैं। हम आम आदमी से खास आदमी के प्लेटफॉर्म में है और खास आदमी के मार्गदर्शन में है। तो निश्चित है हमारी जो आने वाले समय में सर हम अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे सकते हैं। ये आपने मुहिम उठाए, बीड़ा उठाए, इसके लिए सर बहुत बहुत कोटि सर धन्यवाद। और आज के लिए मेरा यही है सर कि बहुत अच्छा सेशन रहा सर। इसका लोग फायदा ले रहे हैं, इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कई सारी चीजें, इन चीजों को जान रहे हैं। जो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे जीवन को एक बेहतरीन सुखमय जीवन बना सकते हैं, वो आपने दिया। सबसे पहले आप लिए सर, उसके बाद आप अपने लोगों को दे रहे हैं। इसके लिए सर धन्यवाद सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद तंगधर पटेल सर। आगे हम चाहेंगे कि एक हमारी पर्सनल बच्ची है जो बोल रही है, कुछ कहना चाहती हैं, तो स्वागत है कलावती देवी जी। आप अगर है तो स्पॉटलाइट में सकते हैं। हाँ बोलिए, आपका आवाज शायद कट रहा है काफी। नहीं, आपका आवाज नहीं आ पा रहा। आ रही सर। बोलिए आप। हेलो। हाँ बोलिए मैडम। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर जी। आपको चैनल में जितने सारे मेरे दोस्त हैं उनको भी मेरा दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। मैं
थोड़ा सा मेरा अनुभव है सर, आपका सेशन देखे उसको शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ और सभी दोस्तों के साथ। सर मैंने आपके सेशन में आने के बाद मेरे को जो सीख मिली उसको बता रही हूँ। जैसे मैंने अपनी माँ से सबसे पहले तो ये चीजें सीखा था। मेरी माँ को मैके में रखा गया था, मैके में घर ज्वाइन करके, पर मेरे को देखने को मिला कि मेरी सारी जिंदगी मेरी मम्मी ने बुढ़ापे तक पापा से टॉर्चर ही रहे, जबकि मम्मी अपने माँ के घर रहती थी। फिर भी बहुत प्यार से तो रहते थे, लेकिन हर एक बातों पे टॉर्चर करते थे हमेशा, क्योंकि उनको होता था कि मेरी मम्मी को प्यार तो करने के साथ साथ उनको ये होता था कि वो जो है सब कुछ अपने नाम करवाए। इस तरह की बातों से वो बहुत चिढ़े रहते थे, हमेशा लाइफ टाइम उन्होंने टॉर्चर किए। मेरी मम्मी सब कुछ सहती थी, कभी कभी मार भी खा लेती थी, लेकिन कभी भी कुछ नहीं बोली, चुपचाप सुनती रहती थी। जब मैं थोड़ा बड़ी हो गई तो मेरे को गुस्सा आता था। मम्मी को बोलती थी कि माँ आप तो अपने माँ पापा के घर में और इतना सब काहे सुनते हो, पापा को भगा दो ना यहाँ से, बोलती थी। बहुत ज्यादा दुख होता था। तो मम्मी बोलते थे कि क्या करेंगे बेटा, चुप, जो बोल रहा है उसको बोलने दे, सुनते जाओ, कितना बोलेगा 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 फिर चुप हो जाएगा। ये बातें मेरी मम्मी मेरे को रखते थे। फिर मैं बहुत रोया करती थी कि मेरी माँ इतना सुनती है फिर भी इसको गुस्सा भी नहीं आता, क्या बात है करती। मेरी मम्मी की खत्म हो गई, लेकिन उनकी ये बातें मेरे को आज ये आपकी सेशन में याद दिलाती है। मेरी माँ इतना सब कुछ सहती थी, पता नहीं क्या भगवान ने उसको दे रखा था दिल दिमाग जो इतना बर्दाश्त करती थी। अब पापा का रवैया को देख के मैं भी चिड़चिड़ी हो गई, बहुत ज्यादा मेरे को भी गुस्सा आता था। पर मम्मी जो मेरे को समझाते थे कि ये गुस्सा वाली बात ना छोड़ दे, तेरा पापा आदमी है, तू लेडीज है, तेरे पे ये सब नहीं जचता है, तेरे को ससुराल में रहना है, सबके साथ रहना है, गुस्सा करेगी तो ये सब चीजें लड़कियों के लिए नहीं है, ऐसे करके मेरी माँ बोलती थी। वो बात आज मेरे को आपका सेशन में आके रियलाइज हो रही है। सर जी मैं अकेली हूँ, मम्मी पापा का भी साथ छूट गया, कि मेरे हस्बैंड का भी, मेरे 2 गुड़िया हैं। तो आज तकलीफ बहुत ज्यादा होता है मेरे को कि मेरी माँ थी तो मेरे को अपना रास्ता दिखाती थी, मेरे को समझाती थी। मेरे साथ अभी कोई नहीं है। मेरी बड़ी गुड़िया है, कभी कभी फिक्र करती है कि मम्मी स्कूटी से इधर उधर घूमती है, तेरे को क्या इतना पड़ी है जो तो घूमती है, तेरे को हम लोग खुद देख लेंगे ना, खाने पीने जो भी है हम कवर करेंगे करके बोलती है। तो थोड़ा माँ की याद आती है, मेरे को भी दर्द होता है कि आज मम्मी का महसूस करती हूँ, लेकिन मेरी शायद दूसरी मम्मी मेरी बड़ी बेटी है करके मेरे को कभी कभी एहसास होता है, अकेले में रोना भी आता है। पर सर जी आपका सेशन में इतना जबरदस्त चीजें मैंने सीख रही हूँ, अब दूसरे का सुनना सीखती हूँ। अब गुस्सा मेरे को कभी नहीं आता था, लेकिन मेरी माँ टॉर्चर हुई उस कारण से मेरे को गुस्सा आता था कि आदमी लोग पता नहीं कैसे होते हैं करके। पर आपका सेशन ने मेरे को सही रास्ता दिया है सर जी, और मैं आपकी सेशन का जितना भी आप बता रहे हैं सारे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करूंगी सर जी। और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी सर, बस इतना ही बोल के अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद सर, मेरे सारे दोस्तों को भी मेरा धन्यवाद है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कला देवी जी। हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे सीख हैं और सीख देखता हूँ माँ बाप से ही मिले हैं। आप सभी लोग का आभार आज के दिन के लिए। आप लोग खुश रहो, मस्त रहो, आपका परिवार खुशहाल रहे, इन्हीं आशाओं के साथ विश यू ऑल द बेस्ट। गुड डे, थैंक यू, धन्यवाद।